दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन्स में जो टॉपिक्स हैं वो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड सभी के फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जैसे कि अल्केन हो गया, अल्काइन हो गया, इसी को हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या, हम लोग यहाँ पे निकिल और प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखो जैसे ये अल्कीन था, सो इसमें बस कुछ नहीं करो, H2 है तो डबल बॉन्ड तोड़ो, HH लगाओ, यहाँ से नॉर्मल सा अल्केन बना लो। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में H2 है तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड तोड़ दो, HH लगाओ और यहाँ से भी अल्केन बना दो। ठीक है, इस तरीके से आपका जो हाइड्रोजनेशन है वो हो रहा है। और रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस एट अल्कीन। अल्कीन पे जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा उतना ही ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन को ऐड कर सकेंगे, एंड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अल्केन। ठीक है, जितना भी ये जो जो अल्कीन है, जो भी हमारा डबल बॉन्ड है, इस पे जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा उस पे उतना ही ज्यादा जो ये हाइड्रोजन है उतना ही ज्यादा उसका रेट होगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन का होता है sp हाइब्रिडाइजेशन और अल्कीन का होता है sp2। सो इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो देयरफॉर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बात करें तो अल्काइन का ज्यादा होता है अल्कीन से। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और नेक्स्ट है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन सिंपल है, RX यानी कि वही अल्काइल हैलाइड है। अब जैसे यदि ये 1 डिग्री 2 डिग्री है, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, यही आपको देखने को मिलेगा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री वाला। इसमें सोडियम और ड्राई ईथर डालोगे तो सिंपल सा ये टूटेगा, यहाँ पे ये R डॉट बना दो, एक दूसरा R डॉट ले लो और इसको कनेक्ट कर दो, बस इसी तरीके से, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर लिया, यहाँ से हमने इस क्लोरीन को हटाया, दो इस तरीके से बना लिया हमने रेडिकल, फ्री रेडिकल, देन इसको आपस में यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो भी इसका नाम होगा उसको लिख देना, क्या नाम होना चाहिए इसका, इसका नाम होगा यहाँ से 1 2 3 4, सो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। और यदि 3 डिग्री यहाँ पे R हो, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन है ना, सो 3 डिग्री R हो यहाँ पे, सो उस केस में क्या होगा, उस केस में अल्कीन बन जाएगा। और देखो इसका रेट का बात करें, रेट ऑफ वुर्ज रिएक्शन, तो ये RI के लिए ज्यादा होगा, उसके बाद यहाँ पे RBr आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा RI का होता है, यानी कि जिसका ये बॉन्ड तोड़ना आसान हो। ठीक है, सो बॉन्ड तोड़ना सबसे ज्यादा आसान RI का होता है, देन फिर RBr, RCl, RF। जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा उतना ही उसको तोड़ना आसान रहेगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर नहीं जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, बॉन्ड उतना बढ़ते जाता है, तो इसी वजह से RI का तोड़ना सबसे आसान होगा। सो रेट ऑफ वुर्ज रिएक्शन सबसे ज्यादा RI, देन RBr, देन RCl, देन RF। ठीक है। और देखो इंट्रामोलिकुलर ज्यादा होता है इंट्रामोलिकुलर का इंटरमोलिकुलर से। जैसे यहाँ पे देखो, दो Cl यहीं पे लगे हुए हैं, सोडियम डाइथर हमने डाल दिया, तो क्या होगा, यहीं से दो Cl हट जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से रेडिकल आ गया और दो आपस में जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, सो यदि ये बन पा रहा है, यहाँ एक्चुअली क्या और क्या हो सकता था, ये तो इंट्रामोलिकुलर हुआ यानी कि आपस में ही जुड़ गया। इंटरमोलिकुलर करते तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर करते तो कुछ इस तरीके से होता, यहाँ पे रेडिकल आया और यहाँ पे रेडिकल आता, तो कुछ इस तरीके से ऐड करते। सो यहाँ पे ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, क्योंकि यदि हमारे पास यदि इंट्रामोलिकुलर बन रहा है कैसे भी करके, तो उसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और है, इट कैन ओनली प्रिपेयर इवन अल्केन। जो वुर्ज रिएक्शन है उससे सिर्फ इवन अल्केन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और मीथेन जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है, एक कार्बन वाला तो कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, इसलिए मीथेन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। और इवन अल्केन जनरली बनता है, हालांकि कभी कभी और भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3Cl एक प्लस CH3CH2Cl। सो यदि इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने सोडियम और ड्राई ईथर ले लिया, तो क्या बन सकता है, एक तो सबसे पहले यही दो बार बन के ऐड हो जाएगा, यानी कि CH3 और CH3 बन जाएगा, और उसके बाद ये भी दो बार बन के यहाँ से ऐड हो सकता है, विच इज CH3 CH2 CH2 CH3। सो ये बन सकता है। और क्या बन जाएगा, अब ये दोनों आपस में मिल सकता है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। समझे, इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे मिक्सचर बन गया, एक्चुअली यहाँ पे मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो इसको ये जो चीज है ये ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर बन गया, एक कंप्लीट हमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर हम लोग ये, हालांकि यहाँ पे ऑड बना, ऐसा नहीं कि ऑड नहीं बना सकते, बनता है, पर इस चीज को हम लोग ज्यादा फेवर नहीं करते। ज्यादा फेवर क्या होता है, इवन अल्केन। ठीक है, इवन अल्केन हमारा बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक था तो इसमें 2 कार्बन का इवन अल्केन बना, ये 2 था तो इसमें 4 कार्बन का इवन अल्केन बना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वुर्ज रिएक्शन का जो कहानी है वो चीज यहाँ पे इसको समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे RX है और इसमें Zn प्लस ZnH+ डाल रहे हैं। ये हम लोग ZnHCl भी डालते हैं, तो सिंपल सा ये X हटेगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल वुर्ज जैसा होता है। ये इसको हम लोग कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस को इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है,
इस चीज को याद रखना। इसमें क्या है कि जैसे R है और C डबल बॉन्ड ONA, यानी कि ये सोडियम इथेनोएट है। अब इसका ये करा रहे हैं हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, तो कंप्लीट ये वाला जो टर्म है ये हट जाएगा यहाँ से, और सिंपल सा ये R और एक R आ जाएगा। ठीक है, सो वही यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म हट गया, यहाँ पे RR आ गया, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसा ही है। और ये कब, जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो, सॉरी 1 डिग्री और 2 डिग्री या 0 डिग्री हो नॉर्मली, यानी कि CH3 हो। 0 डिग्री मतलब वही CH3 कहना चाह रहा हूँ। और यदि 3 डिग्री यहाँ पे R लगा हो, यानी कुछ इस तरीके से R लगा हो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 3 डिग्री R, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो फिर वो ईस्टर बना देता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि एट एनोड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इमर्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडिकल है वो बनता है यहाँ पे। ठीक है, मिथाइल रेडिकल बोल दो या जो भी इसका अल्काइल रेडिकल है वो बनेगा, और वो फिर अगेन यहाँ पे डाइमराइज होके दो आर रेडिकल मिलके एक यहाँ पे तुम्हारा ये बना देंगे, ये चीज अल्केन बना देंगे तुम्हारा। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे तुम्हारा H2 इवॉल्व होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। एनोड पे क्या, CO2 बनेगा और तुम्हारा ये मिथाइल रेडिकल बनेगा, और मिथाइल रेडिकल डाइमराइज करके तुम्हारा ये अल्केन बना देगा। और कैथोड पे तुम्हारा H2 बनता है, H2 गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये कहानी था। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट CO2 यहाँ से हटा देते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH CaO को हीट करेंगे और यहाँ पे इसमें एसिड में लगाते हैं। और ये कुछ यदि ऐसा भी हो जैसे RC डबल बॉन्ड ONA भी हो, तो इसमें भी इस कंप्लीट को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे H लगा देंगे, बस सिंपल है। और C डबल बॉन्ड OH हो तो इसको हटा दो, कंप्लीट हटा दो, यहाँ पे H लगा दो। ठीक है, सो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, समझ में आ गया, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे ROH बनेगा और एक PPT बन जाता है Ca और CO3 का। ठीक है, व्हाइट PPT, समझ में आया क्या कहानी। और इसका जो रेट है ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक है, रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI। इसमें यहाँ पे एल्कोहल है, एल्कोहल में रेड फॉस्फोरस HI कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। ठीक है, एकदम तोड़ ताड़ के खत्म करेगा। सो यहाँ से इसको H काटो, H लगाओ, H लगाओ, सो यहाँ से RH और H2O बन जाएगा। अल्डिहाइड में क्या है, अल्डिहाइड में R है, C डबल बॉन्ड OOH है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस HI डाल रहे हैं, तो यहाँ से कंप्लीट O को हटाओ, सो ऊपर H2 और नीचे H2 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से RCH3 बन गया। और ROR लगाएंगे तो ऊपर जो ऑक्सीजन है उसको कंप्लीट हटा दो भाई, और दो डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ऊपर 2 लगाओ और नीचे 2 लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें भी कंप्लीट करो, उसका ऑक्सीजन है कंप्लीट, उसको हटाओ, 2 डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ऊपर 2 H2 नीचे 2 H2, और यहाँ से OH हटाने के लिए इधर H और इधर H। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का बरसात कर देना है। ठीक है, इसमें RCH3 बन जाएगा। ठीक है, और ईस्टर का याद रखना। ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर में सबसे पहले तो O को हटाओ, 2 H2 इधर लगाओ, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और ऑक्सीजन और इस R डैश के बीच में बॉन्ड है। दोनों को तोड़ो, HH लगाओ, HH लगाओ, बस बात खत्म। ठीक है, सो यहाँ से तो सबसे पहली बात RCH3 बन जाएगा, उसके बाद ये R डैश और H बनेगा, और H2O तो बन ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि हाइड्रोजन का बरसात कर देना है हर जगह। और नेक्स्ट है क्लेमेंशन रिडक्शन। ये सिर्फ जो है ये अल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है, तो क्या रखना, क्लेमेंशन रिएक्शन और वुल्फ किस्नर रिएक्शन ये अल्डिहाइड और कीटोन के लिए सिर्फ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सो ये जैसे यहाँ पे ये जो भी अल्डिहाइड हो, एक कीटोन होगा, उसका जो ये O वाला ग्रुप है इसको तोड़ो, इधर H2 लगाओ, इधर H2 लगाओ। ठीक है, क्लेमेंशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, ये होता है ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl हीट। ठीक है, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl हीट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा अल्केन बन जाएगा। सिमिलरली वुल्फ किस्नर रिएक्शन में भी सेम है, बस यहाँ पर रिएजेंट अलग है। इसमें हो जाएगा NH2 ठीक है, NH2 OH माइनस हीट। इसमें भी यहाँ से तोड़ो, H2 लगाओ, H2 लगाओ। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन ये सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है, इसको याद रखना। ठीक है, ये दोनों अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए ओनली होता है। ठीक है, अल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ से अल्डिहाइड और कीटोन के लिए। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX होता है। इसको यदि वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सो देखो यहाँ पे Mg पे प्लस आएगा और R पे माइनस आएगा, ये बात समझ में आता है। और यहाँ पे OH पे माइनस आएगा और H पे एक प्लस आएगा, सो ये जो R है, R माइनस इस H प्लस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सा RH बन जाएगा, और Mg प्लस X है, ये जो है इस पे OH अटैक कर देगा। सो MgX पहले से था, OH बन गया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा जितना भी और है जैसे HOR, ठीक है, H प्लस NH2, जैसे H2O लिया था तो हमने ये तोड़ा, ROH लेते तो फिर हम लोग वहां पे क्या करते हैं, H और OR बनाते हैं, फिर H पे प्लस और O पे माइनस। NH3 लेते तो H, NH2 लिखते हैं, H पे प्लस N पे माइनस। प्लस वाले पे क्या R अटैक कर देगा, और जो बच गया उस पे ये माइनस वाला अटैक कर देगा। समझ में आ गया। ठीक है,
और नेक्स्ट है फ्रॉम मेटल कार्बाइड, जैसे कि आपका Be2C, ठीक है, Be2C लिए इस पे 4H2 डालेंगे तो एक CH4 बन जाएगा। याद रखना जितने आपके यहाँ पे कार्बन है उतने ही आपके जो है वो बनते हैं CH4 के मॉलिक्यूल, समझेगा क्या, यानी कि मीथेन के मॉलिक्यूल। यहाँ पे Al4C3 था तो 3 यहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल है, सो 3 यहाँ पे आपका CH4 यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बन जाएगा। समझ में आ गया, ये कहानी आपसे जनरली यही पूछा था है कितने मॉलिक्यूल बनेंगे और क्या बनेगा, ठीक है। नो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सबसे पहले यहाँ पे है फोटो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। फोटो यानी कि लाइट, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का ऐड करना, लाइट के प्रेजेंस में हेलोजन का ऐड करना। जैसे यहाँ पे अब क्या है, अब एल्केन में हम लोग डाल रहे हैं, एल्केन बना लिया था, अब हम लोग एल्केन का केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ से एल्केन है, इसमें X2 डाल रहे हैं, जैसे कि आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब इस और लाइट के प्रेजेंस में, HMU आपका लाइट है, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे हीट भी ले सकते हैं। सो यहाँ से सिंपल सा H हटेगा, जो X है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यदि हम लोगों ने ये एक्सिस में ले लिया Cl2 और HMU यहाँ पे एक्सिस में ले लिया, ठीक है, व्हेन रिएक्शन एक्सिस में हो रहा हो, तो सबसे पहले यहाँ से एक H हट के CH3Cl लगेगा, फिर दूसरा H हट के CH2Cl2 लग जाएगा, फिर तीसरा H हट के CHCl3 हो जाएगा, फिर ये लास्ट वाला भी H हट के CCl4 बन जाएगा, ठीक है। जो देखो मैकेनिज्म इसमें चलता है उस मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इसका नाम है। सबसे पहले इसमें होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, क्या चीज, चेन इनिशिएशन स्टेप, देन उसके बाद चेन प्रोपोगेशन स्टेप, देन फिर चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप जो एंडोथर्मिक होगा यानी इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इसमें क्या है कि जो ClCl या जो भी X बॉन्ड है, ठीक, फॉर एग्जांपल ClCl बॉन्ड, ये लाइट के प्रेजेंस में इसका होमोलाइसिस होता है, यानी कि दो रेडिकल में टूट जाएंगे। फॉर एग्जांपल Cl है और Cl है, ये टूट के Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये बॉन्ड नहीं होगा, कंप्लीट Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंडोथर्मिक था, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, होमोलिटिक क्लीवेज होगा इसका। उसके बाद चेन प्रोपोगेशन होगा। चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई भी RH ग्रुप है, ठीक है, ये वाला RH अल्केन ग्रुप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मीथेन ले लिया, जैसे कि हमने CH4 ले लिया, सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CH3 और H, ये H हट जाएगा और CH3 रेडिकल यानी कि मिथाइल रेडिकल जैसा बन जाएगा। R यहाँ पे समझ लेना, जैसे कि यहाँ पे एक चीज मान के ही चलो, X यहाँ पे हम लोग Cl ले रहे हैं और R यहाँ पे हम लोग ये मिथाइल ले रहे हैं, सो यहाँ से मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। और ये जो फ्री रेडिकल था, ये क्लोरीन रेडिकल, ये तुम्हारा इस पे आ जाएगा, फ्री क्लोरीन रेडिकल इस H पे अटैक करके HX बना लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो मिथाइल रेडिकल था, मिथाइल रेडिकल का फिर से इसके साथ रिएक्शन होगा। जो यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन क्लोरीन, ये फिर से टूटेगा, इसका एक रेडिकल बनेगा और ये जाके फिर इसके R के साथ बॉन्ड बना के सिंपल सा ये RX बना लेगा। हमारा ये RX यहाँ से बन गया, ठीक है। सो RX इसमें बना, RX किस में बना, चेन प्रोपोगेशन में RX बना और फिर से एक ये रेडिकल बन गया, ठीक है, तुम्हारा क्लोरीन रेडिकल बन गया। समझ में आ गया। अब फिर से ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करके एक H को हटा देगा, फिर से मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, उसके बाद फिर से ये जाके इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे H था, फिर यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, फिर इसको एक रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, फिर वहां पे जाके Cl अटैक कर देगा। इस तरीके से ये वाला रिएक्शन भी बनता है। लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन, ये एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होगा और यहाँ पे बॉन्ड बनता है, टूटता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी ये रेडिकल बने थे, ये अब क्या होगा, सबका टर्मिनेशन हो रहा है, यानी कि अब कोई रिएक्शन नहीं होगा, जितने भी रिएक्शन हो गए और जो भी प्रोडक्ट बना सब आपस में मिलजुलने का काम कर रहे हैं। सो जो X का रेडिकल था वो आपस में जुड़ के X2 बना लेगा, फॉर एग्जाम्पल Cl2 बना लेगा। जो R का रेडिकल था, जैसे मिथाइल रेडिकल, वो आपस में मिलकर RR बना लेगा, यानी कि कंप्लीट ये जो भी इसका अल्केन है वो बना लेगा। और RX, ठीक है, ये R और X भी यहाँ पे मिल जाएगा और मिलके RX बना लेगा, ठीक है, यानी कि वही तुम्हारा कह सकते हो कि CH3 और Cl है ना। सो देखो RX यहाँ पे बना और यहाँ पे बना, दो जगह पे तुम्हारे RX बन रहे हैं, ठीक है। सो पूछ लिया जाए कि मिथाइल रेडिकल कहाँ पे बनता है, तो वो तो तुम्हारा चेन प्रोपोगेशन में बनता है। पर मिथाइल क्लोराइड कहाँ पे बनेगा, वो तुम्हारा चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन दोनों जगह पे बन सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या क्या कहानी है। तो मिथाइल क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, ये तुम्हारा प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन दोनों जगह बन सकता है। तो ये कहानी था इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। चेन इनिशिएशन में सबसे पहले टूटा, होमोलाइसिस हुआ, रेडिकल बना, क्लोरीन रेडिकल। प्रोपोगेशन में क्लोरीन रेडिकल अल्केन के साथ यहाँ पे आया, अटैक किया, मिथाइल रेडिकल बना दिया, ठीक है। फिर इस मिथाइल रेडिकल के साथ वापस ये आया, जो क्लोरीन रेडिकल था वो, उसके बाद फिर मिथाइल क्लोराइड बना दिए। चेन टर्मिनेशन में जितने भी आपके क्लोराइड वगैरह बने थे वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो आपके अल्केन के रेडिकल बने थे, मिथाइल रेडिकल बने थे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और मिथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल वो भी आपस में जुड़ जाएगा, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हमने मिथाइल और क्लोराइड में आपको बोल रहा हूँ,
तो यहाँ पे एक्स और आर का जो मैंने लिया था वही कंसिडर करके बोल रहा हूँ। जैसे एक्स के जब ब्रोमीन हो जाएगा तो फिर वहाँ पे ब्रोमाइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब आप कॉमन चीज आपको समझ में आता होगा। और नेक्स्ट है रेट ऑफ फोटो हेलोजिनेशन। क्या रेट है? रेट इसका डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, सॉरी कार्बन रेडिकल पे। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, देन 1 डिग्री का, देन CH3 रेडिकल का हो जाएगा। एंड और क्या, एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HX पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, इसका रेट। सो HF का ज्यादा होगा, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा उसका जिसका बॉन्ड सबसे छोटा होता है। सो HF का ज्यादा, HCl, HBr और HI। समझ में आ गया? देयरफॉर जो रिएक्टिविटी है इसका रेट है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन का होगा, देन ब्रोमीन का होगा, देन आयोडीन का होगा। फ्लोरीन का 2 वायलेंट होता है, ठीक है, फ्लोरिनेशन होना यानी कि फ्लोरीन का ऐड होना, ठीक है, फ्लोरीन का रेडिकल बनके। सो फ्लोरिनेशन जो है वो 2 वायलेंट होता है, 2 वायलेंट टू कंट्रोल, थस एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव भी होता है ये। क्लोरीन और ब्रोमीन का अच्छे तरीके से होगा, हमारे शांत लड़के हैं दोनों ये लोग। आयोडीन का स्लो और रिवर्सिबल होता है, ठीक है, आयोडीन का आयोडीनेशन रिवर्सिबल एंड स्लो होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आयोडीन आ रहा है तो RI बना, उसके साथ ही साथ HI बन गया। अब HI जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको फिर RI को रिड्यूस करके फिर से ये RH बना सकता है। तो अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है कि भाई तू हट यहाँ से, ताकि ये अपने जगह पे रह सके। तो इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके हो गया HiO3 या फिर HNO3। सो यहाँ पे HI को फिर रिएक्ट करवा देते हैं HiO3 HNO3, तो ये I2 बन जाता है, ठीक है। अब I2 बन गया, अब I2 से इसको कोई फिर खतरा नहीं है। समझ में आ गया बात? सो ये कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने CH4 को एक्सिस में ले लिया, पर क्लोरीन उतना ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही क्लोरीन का एडिशन हो पाएगा। यहाँ पे हमने क्लोरीन को एक्सिस में ले लिया तो हर हाइड्रोजन क्वांटिटी यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हम लोग क्लोरीन लगा सकते हैं? जो जो यूनिक प्लेसेस है, एक जैसा प्लेसेस पे 2 बार क्लोरीन नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे एक ही जैसा प्लेस है, तो वहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है, एक जगह पे दोनों में से कहीं पे लगा। सो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। सो क्लोरीन को हम लोग ऐड करेंगे, सो हर इंडिविजुअल पे हम लोग लगा सकते हैं, तो 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है। अब कहीं कहीं पे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर भी मिलेगा, ठीक है, सॉरी कायरल सेंटर मिलेगा। सो जैसे कि यहाँ पे देखो कायरल सेंटर यानी कि एक कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग हो। सो इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है। सिमिलरली इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है। पर यहाँ पे इन दोनों में कोई भी ऐसा कायरल सेंटर देखने को नहीं मिलता है। सो क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर जितने भी आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो 2 2 4, 1 5 1 6 आएंगे। और नॉर्मली पूछ लिया जाए एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो 4 फिर आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नाउ देखो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करें। सो यहाँ पे जो होता है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे क्लोरीनेशन वगैरह होता है। सो उसका एक यहाँ पे चीज है जो आपको समझने वाली बात है, वो डिपेंड करता है NR के प्रोडक्ट पे, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी हाइड्रोजन है, और R है तुम्हारा रिएक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे देखो फ्लोरीन है, ये तो सिंपल सा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे ही डिपेंड करता है, जिस जो डिग्री के हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वही प्रोडक्ट मेजर बनेगा। और ब्रोमीन, ब्रोमीन तो 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला मेजर बनेगा, देन 2 डिग्री वाला मेजर, देन 1 डिग्री वाला मेजर। ये दोनों तो अपना सेट है। क्लोरीन के लिए हमें हर बार चेक करना पड़ता है। फ्लोरीन के लिए जो तुम्हारा ये रिएक्टिविटी है सबके लिए 1 1 होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए। तो इसके लिए सिंपल सा रेट पे तो डिपेंड करेगा नहीं, रिएक्टिविटी पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे ही डिपेंड करेगा। क्लोरीन के लिए 1 डिग्री के लिए होता है 1, देन 2 डिग्री के लिए 3.8 एंड 3 डिग्री के लिए 5 होता है इसका रिएक्टिविटी। ब्रोमीन के लिए 1 डिग्री के लिए 1, 2 डिग्री के लिए 82 और 3 डिग्री के लिए 1600। तो इसका तो सिंपल सा है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमको क्लोरीन ऐड करना है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमको ब्रोमीन ऐड करना है। सो क्लोरीन के लिए कौन सा मेजर बनेगा? सो ये 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन है। सो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री है। सो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए? देखो हाइड्रोजन का डिग्री उसके कार्बन, जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसके डिग्री का ही बराबर होता है। सो 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 हो जाएंगे, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? ये सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 डिग्री के लिए 1 लेते हैं, और 3 डिग्री के लिए यहाँ पे 5 है। 3 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये 5 आ रहा है। सो बड़ा किसका है? बड़ा ऑब्वियसली 1 डिग्री का ही है। सो क्लोरीन वाले के लिए यहाँ पे मेजर बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये इसका मेजर बनेगा। लेकिन ब्रोमीन के लिए आंख बंद करके यहाँ लगा दो, ये ब्रोमीन जो है 3 डिग्री पे ही ज्यादा बनेगा और ये मेजर बनेगा, और क्लोरीन वाले के लिए ये मेजर बनेगा। समझ में आ गया ना कैसे करना है? ये इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ही समझ में आ गया होगा। तो चेक कर लेना वही, ये वाला इन दोनों का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पे वो मेजर माइनर का खेल सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, सो इसमें इस पोजीशन पे जुड़ सकता है,
और यहाँ पे जुड़ सकता है, क्योंकि ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सेम है, कहीं पे भी लगाओ, और ये पोजीशन सेम है तो कहीं पे भी लगाओ, इन दोनों पोजीशन पे आ सकता है। ये कौन सा पोजीशन है, ये है 1 डिग्री, और ये कौन सा पोजीशन है, इस पे 1 2 3 कार्बन कनेक्टेड है, सो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 3 6 3 9 3 12। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 और 2, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियसली रिएक्टिविटी से, इसको 1 से करेंगे, सो ये 12 ये 10 हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 डिग्री वाला ज्यादा है। सो 1 डिग्री पे जो ये क्लोरीन आएगा, 1 डिग्री पे क्लोरीन आएगा और 3 डिग्री पे क्लोरीन आएगा। सो 1 डिग्री वाला क्लोरीन जो है ये मेजर बनेगा, और यहाँ पे 3 डिग्री वाला जो क्लोरीन है ये माइनर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनर बनेगा। समझ आ गया मेजर माइनर का प्रोडक्ट। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो रिएक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी होता है। रिएक्टिविटी हम लोग जानते हैं, फ्लोरीन का ज्यादा, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो फ्लोरीन जो है ये वेरी रिएक्टिव है, एंड ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, सो देयरफॉर ये ब्रोमीन वेरी सेलेक्टिव हो जाएगा। I2 को हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो भाई रिवर्सेबल होता है, इसलिए इसको पीछे छोड़ देते हैं। विशेष क्या रखना, फ्लोरीन वेरी रिएक्टिव, ब्रोमीन वेरी सेलेक्टिव। समझ में आ गया किस तरीके से होता है फोटो हाइड्रोजनेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट है रीड रिएक्शन। ये हाइड्रोजनेशन जैसा ही है, RH है, ठीक है, RH, यहाँ पे SO2Cl2 है, हीट कर रहे हैं, ये H हटेगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा बस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। देखो आइसोमराइजेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने N ब्यूटेन ले लिया, इसमें यहाँ पे जो रिएजेंट आता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ HCl और हीट करते हैं, सो इसका आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो इसका आइसोमर जैसे आइसोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें 4 कार्बन है, सो 4 कार्बन है तो 3 कार्बन का यहाँ पे बना दो, 3+1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, 3+1, सो 3 कार्बन इसमें बना दो और एक यहाँ पे लगा दो, इसी तरीके से बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता इसमें। अब यहाँ से जैसे N हेक्सेन है, N हेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन है, सो इसको 5+1 और 4+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5+1 में कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ लगा सकते हैं, और 1 2 3 4 5 और एक यहाँ लगा सकते हैं। वही चीज यहाँ पे मैंने 2 बनाया है, दैट इज ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन और ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। 4+2 के फॉर्म में करेंगे तो 1 2 3 4 और एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से बना सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये दोनों आपके मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला माइनर है। ठीक है, और माइनर प्रोडक्ट रिपोर्टेड नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसा लिखा गया, तो इसी वजह से ये जो मेजर वाले हैं ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। पर हालांकि ऑब्वियसली ये भी तो आइसोमेरिज्म ही है एनहेक्सेन का। ठीक है, ये भी बनता है, पर हम लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये इस दोनों को रिपोर्ट करते हैं, मेजर वाले को। नाउ नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। इसका एक और नाम होता है रीफॉर्मिंग, है ना। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके रिएजेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं Cr2O3, यानी कि ऑक्साइड से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोमियम का, एल्यूमिनियम का, वेनेडियम का और मोलिब्डेनम का। ठीक है, इनका हम लोग ऑक्साइड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस इसमें हम लोग को एरोमेटाइज करना है। एंड इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि 10 ATM हो गया और 500 डिग्री सेल्सियस हो गया। 500 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 773 केल्विन लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आता है। अब देखो यहाँ से एन हेक्सेन, इसमें 6 कार्बन है तो ये बेंजीन बन जाएगा। अब यदि 7 कार्बन है तो 6 कार्बन से बेंजीन बना दो और एक कार्बन ऊपर लगा दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन बन गया ये। अब जैसे 8 कार्बन है तो 6 से यहाँ पे बना दो बेंजीन, और यहाँ पे इसे ऊपर 2 कार्बन भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बन गया, और यहाँ पे एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ लगा सकते हैं, तो ये ऑर्थोजाइलिन हो गया। याद रखना जाइलिन क्या होता है आपका, जैसे कि आपका ये टोल्यूइन है। ठीक है, टोल्यूइन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और पैरा पे यदि CH3 ग्रुप ही लगा दे तो फिर जाइलिन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टोल्यूइन के प्रेजेंस में ऑर्थो पे हमने CH3 लगाया है तो ये हो गया ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे लगाते तो मेटाजाइलिन होता, पैरा पे लगाते तो पैराजाइलिन होता। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस इसमें आपको बैलेंस करना है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी कार्बन है, यहाँ पे जैसे ये अल्केन है, अल्केन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो CO2 और H2 बनेगा, बात खत्म। ठीक है, जितने यहाँ पे कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, और जितने यहाँ पे H होंगे, जैसे 10 H है तो यहाँ पे टोटल 10 H कर दो, यानी कि 5 पर होगा तो 5 + 10 हो जाएगा। बस जितने यहाँ पे ऑक्सीजन हुए, कितने ऑक्सीजन हुए, यानी कि 4 दूना 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 8 5 13 ऑक्सीजन हो गया। तो सिंपल है, ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे 13/2 कर दो, काम हो जाएगा। 13/2, 13/2 क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 2 कटेगा और 13 ऑक्सीजन इधर भी आ जाएंगे। सो देयरफॉर ये 6.5 हो गया। समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। और वही यहाँ पे बेसिक एक फॉर्मूला भी दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, जिसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको बैलेंसिंग करना है। नाउ नेक्स्ट है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग CH4 का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं Cu के प्रेजेंस में। ठीक है, यदि Cu ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो फिर एल्कोहल बनेगा। Cu ले रहे हैं 523 केल्विन और 100 ATM पे, देन फिर यहाँ पे CH3OH यानी कि मिथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, CH4 का करा रहे हैं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। सो मोलिब्डेनम यदि ले रहे हैं तो देन फिर उस केस में यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाएगा।
ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास मेथनल्डिहाइड, इसको फॉर्मल्डिहाइड ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक कार्बन है तो एक कार्बन से जो एल्डिहाइड बन सकता है वो बना देना है। ठीक है, CH4, यहाँ पे CH4 प्लस ऑक्सीजन करवा रहे हैं और इसका हम लोग को ये करा रहे हैं, जो एनहाइड्राइड है इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सो देन फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, मोलिब्डेनम ले रहे हैं, सो यहाँ से दो कार्बन जो है दो हाइड्रोजन जो है उसको OH बन जाएगा और एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल हो जाए तो देयरफॉर एक H2O रिमूव हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से ये अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एक H2O रिमूव करोगे सो यहाँ से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा एक, और यहाँ से ये अल्डिहाइड बन जाएगा। और इसमें सिमिलरली एनहाइड्राइड मैंगनीज वाला लेंगे, मैंगनीज एनहाइड्राइड, सो इसमें 3 कार्बन पे OH आ जाएगा। सो यहाँ से दो OH से एक H2O निकलेगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा था, दैट इज CH3C, यहाँ पे एक सेकेंड OH है, और यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, यहाँ से ये एक निकल गया तुम्हारा H2O, देयरफॉर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा बन गया। समझ में आ गया क्या कहानी हो रहा है? ठीक है, अब देखो एक और चीज है, K-4 हीट करेंगे, ये सिर्फ 3 डिग्री हाइड्रोजन को ही OH में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल बनाएगा। याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ ये रेसिस्ट करता है, इसको इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। पर यदि 3 डिग्री हाइड्रोजन आ जाए, यानी कि वैसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो, उसको फिर ये उस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन का फंडा क्या होता है। जैसे यानी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि याद रखना एक चीज, यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सिर्फ वो एक बार ऑक्सीडेशन कराता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक से ज्यादा बार करा सकता है। तो देखो यहाँ पे एक बार यदि ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका तो एक H को OH में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरा बार कराएंगे तो फिर दूसरे H को भी OH में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है तो एक यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा O पे और यहाँ पे H और H बन गया। अब क्या फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये भी H जो है ये OH बन जाएगा, फिर से एक ऑक्सीडेशन कराएंगे सो ये H भी जो है ये OH बन जाएगा, ये H भी OH बन जाएगा। सो एक कार्बन पे दो OH आ गया, यहाँ से एक फिर से एक वाटर रिमूव होगा, सो देयरफॉर C डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे हम लोग CH4, क्या है ये, CH4 को CO2 में ऑक्सीडेशन करा के कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, CH4 से CO2 में ऑक्सीडेशन कराने के लिए एक दो तीन बार ऑक्सीडेशन कराना पड़ा और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गए। एक्चुअली 4 बार, 1 2 3 4 बार ऑक्सीडेशन कराना पड़ा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलते। समझ में आ गया क्या कहानी है? चलो नेक्स्ट है पायरोलिसिस, इसको क्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, पायरोलिसिस या क्रैकिंग, इसमें होता है डिकम्पोजिशन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट। ठीक है, बड़े वाला जो अल्कीन है, हायर अल्केन, ठीक है याद रखना, इसमें सिर्फ अल्केन का हम लोग करते हैं, अल्कीन का नहीं। हायर अल्केन डिकम्पोज हो जाता है अल्केन में या अल्कीन में भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं 773 यानी कि अराउंड 500। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये क्या है, ये है मेरे पास अल्केन। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया अल्कीन में, अल्कीन H2 में कन्वर्ट हो गया, फिर ये भी अल्कीन है, ये अल्कीन में बल गया और ये 2 दूना 4 + 2 6 ये अल्केन हो गया। ठीक है, अल्कीन अल्केन में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, यहाँ पे ये 6 था, सो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास अल्कीन। अल्कीन, ये भी है अल्कीन और ये है अल्केन। ठीक है, सो ये कहानी था, इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि जो अल्केन है वो अल्कीन में भी कन्वर्ट हो सकता है, अल्केन में भी कन्वर्ट हो सकता है, अल्केन अल्कीन में भी कन्वर्ट हो सकता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट्स को आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, और एक इसका एग्जांपल आता है जैसे डोडेकेन। ठीक है, सो डोडेकेन को यदि प्लेडियम या निकिल के कैटलिस्ट के साथ यदि हीट करते हैं, डोडेकेन क्या, इसमें 12 कार्बन हो, सो 12 में 24 + 2 26, इसको यदि इसके साथ हीट करते हैं प्लेटिनम प्लेडियम और निकिल के कैटलिस्ट के साथ, तो फिर ये हेप्टेन और पेंटेन बना देता है, यानी कि 7 5 12, यानी कि ऑब्वियसली ये अल्केन है और ये अल्कीन है और कुछ अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ठीक है, तो ये डोडेकेन वाला एक एग्जांपल याद करना। नाउ नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में सिंपल है, RH है, कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ हीट कर रहे हैं, सो H हटा के यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा देगा। सल्फोनेशन में भी वैसा, ये RH है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हैं और हीलियम इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलियम होता है H2H2O7, या फिर हम लोग H2SO4 + SO3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बस यहाँ पे इससे यहाँ पे SO3H यहाँ पे जुड़ जाएगा, H हटेगा, SO3H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी कि S करो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो एक ऊपर एक नीचे और एक OH लगा दो और इधर यहाँ पे R लगा दो, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्टीम। इसमें CH4 और H2O लिया हमने और इसको निकल के साथ हीट कर रहे हैं 1273 केल्विन पे, तो इसमें CO और 3H2 निकलता है। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है किसका, डाई हाइड्रोजन का। ठीक है, डाई हाइड्रोजन का ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग CH4 और H2O लेते हैं और ऑब्वियसली हीट कर रहे हैं, ये H2O स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर CO और H2 निकलेगा। और एक्चुअली एक चीज याद रखना, CO प्लस H2 जो है इसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है, इसी को वाटर गैस बोलते हैं। तो कोई पूछ ले तो बता देना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो सबसे पहला इसमें पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन से कैसे अल्कीन बनाएंगे, यानी जिसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। सो जैसे देखो यहाँ पे अल्काइन है, ये नॉन टर्मिनल वाला है ना, क्योंकि मतलब यहाँ पे इसके टर्मिनल पे CH नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे CR लगा हुआ है, ठीक है, मतलब अल्काइन नॉन टर्मिनल पॉइंट पे लगा हुआ है। सो देखो इसमें H2PDBSO4 यानी कि रोजनमूड कैटलिस्ट डालेंगे या फिर H2PDC यानी कि लिल्डार्स कैटलिस्ट डालेंगे तो ये सिस अल्कीन बनाएगा, ठीक है, सिस अल्कीन इस तरीके से, ठीक है। वहीं पे यदि सोडियम लिक्विड अमोनिया डालेंगे जिसको ब्रिज रिएक्शन भी बोलते हैं तो उससे फिर ये ट्रांस अल्कीन बना लेता है। समझ में आ गया? सो H2PDC या PDBSO4 डालेंगे सिस अल्कीन बनाएगा, ठीक है। Na लिक्विड अमोनिया डालेंगे ट्रांस अल्कीन बनाएगा। वहीं पे यदि H2 निकल डालेंगे तो इसमें कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और ये अल्केन बना देगा, ठीक है ना। अल्केन सभी यहाँ पे जितने बॉन्ड है, इधर 2H2 लगाएगा, इधर 2H2 लगाएगा, पूरे बॉन्ड को ये तोड़ देगा। देखो लिल्डार्स कैटलिस्ट क्या है, ये H2PDCaCO3 है, ठीक है, ये वाला C यहाँ पे मतलब CaCO3 है। इसके साथ हम लोग यहाँ पे BSO4 और S ले लेते हैं, ठीक है। पॉइजन द सरफेस, ये जो चीज है ना, ये आपका पॉइजन है, ये पॉइजन कर देता है सरफेस को, ठीक है ना। और इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्विनोलिन लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो ये था आपका लिल्डार्स कैटलिस्ट। बाकी आप लोग सिस और ट्रांस समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें हम लोग रिमूवल ऑफ HX करते हैं, यानी कि हाइड्रो और हेलोजन दोनों का रिमूवल करते हैं। सबसे पहला है इसमें E2 एलिमिनेशन, जैसे इस तरीके से है। यहाँ पे से हमने अल्कोहलिक KOH ले लिया। क्या क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे अल्कोहलिक KOH ले लिया, ठीक है, ETO- या ETOH हीट ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बल्कि ग्रुप वाला O- या OH हीट ले लिया, फिर NaNH2 हीट ले लिया। ज्यादातर आपको ये वाला अल्कोहलिक KOH और NaNH2 हीट देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, देखो अल्फा पोजीशन यहाँ पे जहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन लगा रहेगा वो कार्बन आपका अल्फा होगा और उसके बाजू वाला आपका बीटा होगा। सो अल्फा से यहाँ पे X हटाओ और बीटा से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो। इस तरीके से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और इस तरीके से आपको ये डबल बॉन्ड बनाना है ताकि आपका स्टेबल बन जाए, ठीक है। इसके यहाँ पे देखो, अगर हम लोग का देखो एल्कोहलिक KOH वगैरह रहा है ना, तब उस केस में हम लोग स्टेबल वाला बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग हटा के इधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते थे, ठीक है, यानी कि ऐसा बन सकता था और ऐसा बन सकता था। अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यदि लगा दिया जाए तो उसमें स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो ये स्टेबल बन रहा होगा तो ये हमारे पास मेजर बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास सेटजेफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है, याद रखना। जो मोर स्टेबल रहता है ना, ये कह सकते हैं जिसमें मोर ब्रांचिंग रहता है। जैसे देखो इसमें 2 ब्रांचिंग है लेकिन इसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांचिंग है, तो लेस ब्रांचिंग वाला हॉफमैन होता है, मोर ब्रांचिंग वाला सेटजेफ होता है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH में सेटजेफ मेजर बनता है, यानी कि मोर स्टेबल वाला मेजर बनेगा। वहीं पे यदि बल्कि ग्रुप लगा दिया जाए इस तरीके का बल्कि ग्रुप तो उसमें फिर हॉफमैन मेजर बन जाता है, ठीक है, यानी कि ये वाला लेस स्टेबल या लेस ब्रांचिंग वाला इसमें मेजर बन जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे I है, इसमें Br है, इसमें Cl है, इसमें F है, ठीक है, IBr ClF। अब क्या है कि ये सब का जो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, यानी कि I जो है वो सबसे पहले लीव कर देगा तो ये तुरंत से यहाँ पे इस तरीके से अल्कीन बना लेगा, उस तरीके से BrClF, ठीक है। आपको लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पता होगा, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा I का होता है, देन Br का होता है, देन Cl का होता है, देन F का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो CD3CH2Cl और यहाँ पे CH3CH2Cl है। अब यहाँ पे D है, बड़ा वाला आइसोटोप है, ठीक है, तो इसको निकालना मुश्किल होगा लेकिन इससे आराम से H को निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे बीटा पोजीशन पे यहाँ पे D है और अल्फा पोजीशन पे Cl है, ठीक है, तो दोनों ही निकाल के यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, तो दोनों ही निकाल के यहाँ पे अल्कीन बना सकते हैं, पर H को तोड़ना आसान होगा रेदर देन D, तो ये वाला ज्यादा मतलब तुरंत बन जाएगा, इसका रेट ज्यादा होगा। उसके बाद जैसे देखो ये है, इसमें यहाँ पे Cl है, तो एक काम करो इसका प्रोडक्ट ही बना लो। इससे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग आएगा, इसको हटाएंगे तो इस तरीके से अल्कीन बनेगा, इसको हटाएंगे तो ऐसे अल्कीन बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अल्कीन बना इसके रिस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसमें 3 3 6 है, इसमें सिर्फ 3 है, इसमें एक भी नहीं है, तो ये वाला का रेट सबसे ज्यादा होगा, देन फिर इसका, देन फिर इसका, ठीक है। आप लोग इस तरीके से स्टेबिलिटी देख के भी प्रीवियस वाले का यहाँ पे रेट टुवार्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोग बता सकते हो। समझ में आया? एलिमिनेशन या कह सकते हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इसे। चलो नेक्स्ट है डीहेलोजिनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ X2, ठीक है, X2 का रिमूवल। तो ये देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। जैसे यहाँ पे देखो विसिनल डाइहैलाइड यानी कि बाजू बाजू पे X यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे। अब इसके लिए हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं यहाँ पे Zn डस्ट के साथ हीट या Ni एसीटोन के साथ हीट। हीट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हीट यहाँ पे होना ही चाहिए। तो यहाँ से अल्फा पोजीशन से भी X हटेगा, बीटा पोजीशन से भी X हटेगा, तो यहाँ पे बीच में अल्कीन बन जाएगा और जो भी यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है जैसे कि यहाँ पे Zn के साथ X2 लग जाएगा। फॉर्म जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड यानी कि एक ही कार्बन पे 2 आपके यहाँ पे लगे हुए हैं हेलोजन्स। अब इसमें भी जैसे Zn डस्ट और हीट डालेंगे यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों को हटा देगा, ठीक है, इसको भी हटा देगा और इसको भी हटा देगा। एक्चुअली हटाएगा किस तरीके से कि ये दूसरे के साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है, हटाएगा नहीं, कह सकते हैं कि चिपक जाएगा दूसरे के साथ जाके, यानी कि आर सी एच है, इसका एक्चुअली 2 मोल यहाँ पे लेना पड़ेगा, आर सी एच एक्स एक्स, फिर इसका एक और मोल ले लो, ठीक है, यानी कि इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर दो और इस तरीके से यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना, ऐसे करके। सो ये वाला कंप्लीट टर्म यहाँ से हट जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ से आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, ठीक है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखो बन जा रहा है, समझ में आएगा। तो 2 मोल यहाँ पे लेना रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे करना है विसिनल डाइहाइलाइड में और जर्म डाइहाइलाइड में। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि रिमूवल ऑफ H2O कर रहे हैं। तो इसमें E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन आता है। तो E1 रिएक्शन में हम लोग जैसे देखो जितना भी ये रिएजेंट है ना कुछ नहीं करेगा, बस ये H2O का रिमूवल कराएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे E1 रिएक्शन कब होएगा, जब ये सभी आपके रिएजेंट होंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, ज्यादातर आपको यही चीज देखने को मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 हीट, ठीक है, KHSO4 हीट। यहाँ पे क्या है, जैसे देखो E1 रिएक्शन में यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, E1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट हो रहा है तो यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा होगा। तो सबसे पहले इस OH को यहाँ पे हटा के इस C पे कार्बोकैटायन बना लो, उसके बाद यहाँ पे फिर इसका रीअरेंजमेंट करो यदि हो सकता है तो, ठीक है, इस कार्बोकैटायन का यहाँ पे रीअरेंजमेंट करो इफ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट करके इसको सबसे स्टेबल जगह पे पहुंचाओ। उसके बाद फिर यहाँ से H को हटा दो, देन फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के अल्कीन बना दो, ठीक है। तो ROH अल्कोहल के बाद यहाँ पे फिर कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उसके बाद अल्कीन बनेगा। यहाँ पे आपका जो है ये R प्लस जो है कार्बोकैटायन, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, देयरफॉर रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल हुआ तो। और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑब्वियसली स्टेबल अल्कीन आपके पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। E2 रिएक्शन में क्या कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके लिए रिएजेंट क्या हो सकता है, जैसे POCl3 के साथ हीट, POCl3 पायरिडीन के साथ हीट, Al2O3 के साथ हीट, Np2O5 के साथ हीट। जैसे यहाँ पे देखो OH है, यहाँ पे H है, तो POCl3 हीट दिया हुआ तो डायरेक्ट यहाँ से OH को हटाओ, यहाँ से H को हटाओ और बीच में यहाँ पे अल्कीन लगा दो, बात खत्म, ठीक है। E2 में ऐसा होता है, इसमें कोई भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं, इंटरमीडिएट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंड मेजर प्रोडक्ट जो है यहाँ पे स्टेबल अल्कीन ही बनेगा, याद रखना भाई, दोनों में ही आपका मेजर प्रोडक्ट स्टेबल अल्कीन ही बनता है, बट इसमें वाया रीअरेंजमेंट होगा, इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नाउ नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन का यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है अल्कीन है, अल्कीन में H2 निकेल या H2 प्लेटिनम या पैलेडियम डाल दिए, तो कुछ नहीं, बस यहाँ से इस डबल बॉन्ड को थोड़ा HH लगाओ, यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा, ठीक है, अल्कीन से यहाँ पे अल्कीन बन गया। नाउ नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। इसमें पहले हम लोग मार्कोनिकोव रूल देख रहे हैं, क्या कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस अल्कीन पे, ठीक है, अल्कीन का जैसे यहाँ पे 2 कार्बन कार्बन है, इस दोनों पे मतलब जिधर भी ज्यादा हाइड्रोजन होगा इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे ऐड होगा, और न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पे ऐड होगा। और डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको इस तरीके से इसको तोड़ो ताकि जहाँ पे प्लस लगाओ वो स्टेबल बन जाए, कार्बोकैटायन को कुल मिला के स्टेबल बना दो, ठीक है, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करो, आपका उससे भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि उसका रीअरेंजमेंट वगैरह अगर क्वेश्चन में बोल रहा है अगर उस तरीके का रिएक्शन है जिसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है तो वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्कोनिकोव विथ मार्कोनिकोव हो, उसके साथ रीअरेंजमेंट भी देखने को मिल सकता है और रीअरेंजमेंट नहीं भी देखने को मिल सकता है। ऐसा हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि इसमें मार्कोनिकोव विथ रीअरेंजमेंट होगा एंड किसमें मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे देखो यहाँ पे रिएक्शन है हाइड्रोहाइलोजिनेशन, ठीक है, इसमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको कुल मिला के हम लोग इस तरीके से तोड़ते हैं तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस आया तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा बीच में क्योंकि प्लस है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। फिर तो फिर यहाँ पे हम इसको माइनस को ऐड कर देंगे, फिर प्लस को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, एक्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा फिर जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने यहाँ पे प्लस किया और इसमें जो है इसमें हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो फिर यही रहने दो, फिर एक्स जोड़ दो। उसके बाद फिर यहाँ पे अल्काइन है, अल्काइन में यदि HX जोड़ना है तो उस ऑब्वियसली एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ो, फिर यहाँ पे इस पे प्लस बनाओ, फिर यहाँ पे जैसे इस पे X आ जाएगा, फिर इस पे H2 आ जाएगा, फिर से एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे प्लस बनाओ, फिर यहाँ पे एक X आ जाएगा, यहाँ पे S3 आ जाएगा। समझ में आ गया, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद है यहाँ पे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में X2 का एडिशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ भी कर दो, जैसे कि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ X ही लगाना है तो हो गया। फिर जैसे यहाँ पे भी है तो X2 का करना है तो सिंपल सी बात है, दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, इधर X2 लगा दो, इधर X2 लगा दो, इस तरीके से आपका बन जाएगा, तो काफी सिंपल है। उसके बाद है पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट, ये एंटी मार्कोनिकोव होता है। ध्यान देना, मार्कोनिकोव में हमने देखा था, मार्कोनिकोव में हमने देखा था कि ये रीअरेंजमेंट दिखा भी सकता है और रीअरेंजमेंट नहीं भी दिखा सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव यदि हो तो वो तो कंपलसरी रीअरेंजमेंट नहीं ही दिखाएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना।
और जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, यानी कि यही खराश या पेरोक्साइड इफेक्ट, ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से चलता है। और ये कब होता है? ओनली तभी होगा जब HBr के साथ पेरोक्साइड लगा हुआ हो। ठीक है, HBr पेरोक्साइड तभी होगा, HCl पेरोक्साइड के लिए नहीं होगा, HI पेरोक्साइड के लिए नहीं होगा। सिर्फ HBr रख दें तब भी नहीं होगा, HBr के साथ पेरोक्साइड देंगे तब ही होगा। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें हमें लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ के इस बार हम प्लस यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इस बार हम प्लस यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि इस पे क्या होगा, इस पे यहाँ पे प्लस होगा, इस पे यहाँ पे माइनस होगा, तो Br जो है वो इस पे आ जाएगा, इस टर्मिनल वाले पे। ठीक है, यानी कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से फिर यहाँ पे हमारा Br का एडिशन होगा, इस तरीके से Br बन जाएगा। समझ में आ गया? उसके जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल सा HBr करेंगे तो उसके इसमें फिर यहीं पे प्लस बनाना पड़ेगा, और अगर पेरोक्साइड डाल देंगे HBr में तो फिर प्लस यहाँ पे बनाएंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोग को इसको करते चलना, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे Br करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो पेरोक्साइड इफेक्ट जो है, पेरोक्साइड इफेक्ट नॉट शोन इन HCl HI। ठीक है, HCl और HI में नहीं दिखाता है, क्यों? बिकॉज HCl जो है, HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन Br, HCl का बॉन्ड HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। थस HCl बॉन्ड डू नॉट क्लीवेज बाय फ्री रेडिकल, इसी वजह से HCl का बॉन्ड हम लोग फ्री रेडिकल से तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए HCl पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखा सकता है। वहीं पे HI का बात करें तो HI बॉन्ड मच वीकर होता है, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, जैसे कि HF, HCl, HBr, ठीक है, HI ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो घटते जाता है। तो HCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और HI का कम होगा। HCl का ज्यादा है तो उसको तोड़ना मुश्किल है, HCl का बहुत ही कम होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसका तोड़ना बहुत ही आसान है। और अगर इतना आसानी से वो टूट जाएगा, सो देयरफॉर आयोडीन फ्री रेडिकल जो है, आयोडीन फ्री रेडिकल जो बना हमारे पास, वो कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मोलिक्यूल। ठीक है, आयोडीन फ्री रेडिकल जो बनेगा HI से, वो फिर कंबाइन करके आयोडीन मोलिक्यूल ही बना लेगा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए था कि इसको इस डबल बॉन्ड पे जाके ऐड होना चाहिए था, बट ये आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेता है, तो इस वजह से यहाँ पे आयोडीन भी जो है, यानी कि HI, ये भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, इसमें हम लोग H2O का एडिशन करते हैं। ठीक है, ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है और इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे इस पे प्लस बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H प्लस H2O है अपने पास, या इसके जगह हमें H3O प्लस भी दे सकता है, या फिर डाइल्यूट H2SO4 भी दिया जा सकता है। तो कुल मिला के क्या है, इसमें यहाँ पे एक OH मिल रहा होगा और एक H प्लस मिल रहा होगा। तो ये जो OH वाला है, ये OH वाला इस पे आके ऐड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस पे OH ऐड हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस ऐड हो गया। ठीक है, और ये जो OH है ये वाटर से आता है, इस बात का याद रखना। इस वाटर से यहाँ पे OH आएगा, और ये एसिड जो है, इस एसिड से यहाँ पे H आएगा। समझ में आ गया? जैसे देखो यहाँ पे H2O से यहाँ पे OH आया और एसिड से यहाँ पे D प्लस आया, तो OH इस पे जाके जुड़ेगा और D प्लस इस पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आप लोग को। चलो नेक्स्ट यहाँ पे OMDM, यानी कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसमें भी H2O का एडिशन होता है, ये भी मार्कोनिकोव होता है, बट इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यदि मार्कोनिकोव है तो वही स्टेबल बना लो, यहाँ पे प्लस बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इसमें OH आएगा, OH माइनस और H प्लस आएगा। OH माइनस कहाँ से आएगा? सो OH माइनस इस H2O से आएगा। ठीक है, और H प्लस जो है वो इस NaBH4 से आएगा। अब यहाँ पे BH4 की जगह यहाँ पे D देता तो फिर यहाँ पे D प्लस आ जाता, और H2O की जगह यहाँ पे D2O होता तो फिर यहाँ पे OD माइनस आ जाता। समझ में आ गया आपको? ये जो H प्लस है इस H2O से आ रहा है, सॉरी यहाँ पे OH माइनस जो है ना, देखो यहाँ पे OH माइनस जो है ये इस H2O से आ रहा है, और H प्लस जो है इस NaBH4 से आ रहा है। वो चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, और उसी तरीके से फिर इसका एडिशन भी हो जाएगा। ये OH इसके पास जाके जुड़ जाएगा और H इससे जुड़ जाएगा। HBO यानी कि हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें भी H2O का एडिशन होता है, ये एंटीमार होता है, और एंटीमार है तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें जो प्लस है कार्बोकैटायन वो इस तरफ बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा। इसमें भी क्या आता है, इसमें OH माइनस आता है। ठीक है, OH माइनस आएगा और H प्लस आएगा। ये जो H प्लस है ये BH3 से आता है, और ये OH माइनस है H2O2 से आता है। ठीक है, और OH माइनस इससे जाके जुड़ जाएगा प्लस वाले से, और H प्लस इससे जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके का रिएजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके का रिएजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे कोल्ड KMnO4 हो गया, डाइल्यूट KMnO4 हो गया, अल्कलाइन KMnO4 हो गया। टेम्परेचर क्या लेते हैं यहाँ पे 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको कोल्ड KMnO4 बोला है। ठीक है, तो ये सारी रिएजेंट हो तो याद रखना, ये सारी रिएजेंट जो है ये आपका OH का एडिशन करते हैं। ठीक है, OH H का नहीं, दोनों ही OH, यानी कि डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड OH का एडिशन हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका बन जाएगा। और इन रिएजेंट को हम लोग बेयर्स रीएजेंट बोलते हैं। ठीक है, इनका सिन एडिशन होता है। कलर का बात किया जाए तो पिंक और वॉयलेट कलर का होता है। देयरफॉर डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है कि इनका कलर है, ठीक है, पिंक या वॉयलेट कलर का, लेकिन रिएक्शन करने के बाद ये इनका कलर जो है डीकलराइज हो जाता है। ठीक है,
डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का कलर जो है वो पहले कलरफुल होगा, पिंक वायलेट कलर का होगा इन रिएजेंट्स का, लेकिन रिएक्शन के बाद इनका कलर डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, तो यही बताता है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, यानी कि अगर ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड हुआ, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट हुआ, तो फिर इसका जो कलर है, रिएजेंट का कलर, वो खत्म हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, CH2 इसमें हमने डाइल्यूट KMnO4 डाला, ये वाला डाइल्यूट KMnO4, तो ये दोनों साइड HH का एडिशन कराएगा, सॉरी OH का एडिशन कराएगा, इस तरीके से बना लेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल यदि हम लोग को बनाना है तो अल्कीन में डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी हो सकता है और ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है। रिडक्टिव के लिए हम लोग रिएजेंट लेते हैं जैसे कि O3ZnH2 या फिर O3M2S। ये Me2S क्या है, ये है आपके पास CH3 ट्वाइस S, यानी कि ये मिथाइल है, मिथाइल सल्फर, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग डाइमिथाइल सल्फर। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फर, O3 के साथ डाइमिथाइल सल्फर DMS ले लो या O3ZnH2O ले लो। अब ये देखो क्या काम करता है, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपका काम करेगा। सबसे पहले अल्कीन में देख रहे हैं, फिर अल्काइन में देखते हैं। सो अल्कीन में क्या काम करता है ये, अच्छा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव को भी, दोनों का फिर हम लोग यहाँ पे इसमें रिएक्शन देख लेंगे। ऑक्सीडेटिव का यहाँ पे रिएजेंट होता है O2 के साथ H2O ले लो, सॉरी O3 के साथ H2O ले लो या O3 के साथ H2O2 ले लो, दोनों ही ऑक्सीडेटिव देगा, या फिर KMnO4H+ ले लो या हॉट KMnO4 ले लो। ध्यान देना, डाइल्यूट KMnO4 या कोल्ड KMnO4 ये वाला रिएक्शन देता है और हॉट KMnO4 ऑक्सीडेटिव देता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, सो अब देखो क्या रहेगा, अब अल्कीन में देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस देख रहे हैं, है ना, O3 के साथ ZnH2O लिया हमने, तो क्या काम करेगा, जो डबल बॉन्ड है दोनों को काटो और OO कर दो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा हमने OO कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे इधर H है, तो रिडक्टिव क्या है, इस H को यदि कार्बन के साथ कोई H लगा हुआ है तो उसको नहीं छेड़ता है वो, लेकिन ऑक्सीडेटिव जो है वो इस H को जो कार्बन के साथ लगा हुआ रहेगा इसको भी OH में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। रिडक्टिव नहीं छेड़ेगा, ऑक्सीडेटिव आपका इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को तोड़ के OO तो लगाएगा ही, लेकिन ऑक्सीडेटिव एक एक्स्ट्रा O यहाँ पे भी लगा देगा यदि कोई हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो। अल्काइन में देखें तो रिडक्टिव जो है ये सिर्फ दो बॉन्ड को तोड़ेगा, OO यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो बॉन्ड को तोड़ा और इधर यहाँ पे OO इस तरीके से लग गया। ऑक्सीडेटिव क्या है, तीनों को तोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे O भी लगा देगा और इधर OH भी लगा देगा। ठीक है, इधर O भी लगा देगा, इधर OH भी लगा देगा, समझे, इस तरीके से, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा ऑक्सीडेटिव अल्काइन को। और रिडक्टिव कुछ इस तरीके से दो बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे OO लगा देगा और एक बॉन्ड अभी भी कार्बन कार्बन का बना हुआ ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये O3 और H2O है, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे OO लगाया और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तभी तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसको भी यहाँ पे OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और ये जो है यहाँ पे देखो Z है ना, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल सा O करेगा, O करेगा, O करेगा। सो तीन इस तरीके के यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, बेंजीन पे यदि हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे तीन इस तरीके का सिंपल सा ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे कि देखो ये है, यहाँ पे इस तरीके से है ना, ऐसा बना हुआ। यहाँ पे हम लोग पहले इस पे रिडक्टिव करा रहे हैं, तो रिडक्टिव कराएंगे तो सिंपल यहाँ पे O कर देगा। ठीक है, O करने के बाद यहाँ पे एसीटोन बना देगा और फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, इस हाइड्रोजन को भी यहाँ पे रिडक्टिव में तो कुछ नहीं करेगा, इस हाइड्रोजन को सिंपल सा यहाँ पे ऐसे रहने देगा। बट वहीं पे ऑक्सीडेटिव में यानी कि KMnO4 यदि डाल दें तो यहाँ पे एसीटोन बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा इसको भी OH में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल रहता है, सो यहाँ से क्या काम होगा, यहाँ से एक H2O का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, -H2O हो जाएगा, सो देयरफॉर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी कि ये C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है इसमें रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा ओजोनोलिसिस। अब देखो कुछ इस तरीके के यहाँ पे, अब इस अल्केन का नाम पूछा है जिसपे हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा के, ठीक है, Zn आ गया तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ये करा के अल्कीन सॉरी एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड बना लेते हैं। तो एसीटोन इस तरीके से होता है सिंपल सा, और एसिटल्डिहाइड ऑब्वियसली अल्डिहाइड है यहाँ पे। ठीक है, दो कार्बन का अल्डिहाइड होगा, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इसको लिख भी देते हैं, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और इधर H लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन है। तो कुछ मत करो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आया ना, तो इसको यहाँ पे सिंपल सा ऐड कर दो। ठीक है, ज्यादातर आपको ये जो चीज है ये इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रो ओजोनोलिसिस। ठीक है, और इसमें हमें अल्कीन फाइंड करने के लिए बोलता है। ठीक है, रिट्रो ओजोनोलिसिस हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उससे हम लोग को रिएक्टेंट में आना है। तो रिट्रो ओजोनोलिसिस में ज्यादातर हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में ही दिया रहता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट ही दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें
कार्बन पे जो एक्स्ट्रा एच कनेक्टेड है उसका हमें यहाँ पे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सिंपल सा जो यहाँ पे ओ है उसको डायरेक्ट ऐड कर दो, काम हो जाएगा। यानी कि डबल बॉन्ड CH और CH3 ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको H कर देते हैं, यहाँ पे CH3 कर दो, बस वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अल्कीन में ये डालेंगे तो ये बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये और ये है, इस दोनों को यहाँ पे घुमा के ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सो देखो पहला कार्बन पे O है और छठवां कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे इसको ऐड कर दो। तो किस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर H इधर H, सिंपल सा। ठीक है, ऐसा आपका बन जाएगा यहाँ पे अल्कीन। समझ में आ गया इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करना है। ठीक है ना, उसके बाद रिएक्शन विद NBSH इसमें हम लोग एडिशन ऑफ ब्रोमीन करते हैं ऑन अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे। ठीक है, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ही सिर्फ हम लोग करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जो कार्बन कनेक्टेड है वो कार्बन हो आपका अलाइलिक कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड से जो कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी कि sp2 कार्बन से जो कार्बन कनेक्टेड है वो हुआ अलाइलिक कार्बन, इस पे हम लोग ऐड करते हैं ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास अलाइलिक ब्रोमीन। ठीक है, तो इस पे हमारे पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये हुआ हमारे पास बेंजाइलिक, यानी कि बेंजीन से जो कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब बेंजीन से जो ये वाला कार्बन कनेक्टेड है ये हो गया हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन। अब इस पे हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो याद रखना ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ही हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद NBSH अगर हमारे पास यहाँ पे दिया है तो, और क्या ऐड करना है यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करना है। चलो नेक्स्ट है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ऑफ अल्कीन। टेस्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही जैसा कि मैंने बताया था आपको, कोल्ड के MnO4 या अल्कलाइन के MnO4 ले लेते हैं, इसका पिंक कलर होता है। अब इसको यदि डालते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ये OH और OH ऐड कर देता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ से हमें टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन मिल जाएगा और इसके साथ हमें MnO2 भी मिलता है, O2, जिसका ब्राउन कलर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको भी यदि इसमें डालेंगे तो यहाँ पे जैसे ये ब्रोमीन लगा देगा और दूसरी तरफ OH लगा देगा। ठीक है, ये जो है ब्रोमीन वाटर ये ब्राउन कलर का होता है और उसके बाद ये फिर कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कलरलेस हो जाएगा, देयरफॉर इससे भी हमें टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मिल जाएगा। एक बात याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड जो है, ठीक है, जैसे कि आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये डू नॉट गिव टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बिकॉज इफ दे डू दे लूज देयर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देते हैं क्योंकि इसके लिए फिर इनको अपना डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड को ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे ब्रोमीन और OH लगा दिया था इस तरीके से। तो क्या कभी ये हो सकता है, भाई ये पहले एरोमेटिक था अभी यहाँ पे नॉन एरोमेटिक हो गया। तो अब कोई कंपाउंड अपना स्टेबिलिटी छोड़ के नॉन स्टेबल पे क्यों जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसको बहुत हाई प्रेशर दे दिया जाए, बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, तब हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन हम लोग ब्रोमीन वाटर दे रहे हैं तो कोई क्यों जाएगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो इसी वजह से हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देते क्योंकि फिर उनका एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो, तो ये था टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑफ अल्कीन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसको फॉर्म कार्बाइड। सो कार्बाइड से देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें 2 H2O डालेंगे, सो इसमें 2 कार्बन था, सो 2 कार्बन का यहाँ पे अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, C2H2, और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इधर बन जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम का कार्बाइड देखें तो इसमें 3 कार्बन था, सो यहाँ पे 3 कार्बन का अल्काइन बनेगा। ठीक है, 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड और एक CH3 लग जाएगा। ठीक है, CH3H4 और 2 MgOH ट्वाइस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कार्बाइड से बनता है। दूसरा है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, और यहाँ पे E2 हो रहा होगा। ठीक है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहले विसिनल, ठीक है, डाइहैलाइड से, उसके बाद जेम डाइहैलाइड से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये है ये विसिनल डाइहैलाइड है। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड से देख रहे हैं, फिर जेम डाइहैलाइड देखेगा। सो इसमें क्या हम लोग ले रहे हैं, एल्कोहलिक KOH शीट, या तो डायरेक्ट 2 मोल यही ले लो या 2 मोल यही ले लो, या 1 मोल इसका 1 मोल इसका ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 2 बार करना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो एक बार यहाँ से हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो अल्कीन बनेगा, फिर यहाँ से हटाएंगे इसको बनाएंगे तो अल्काइन बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया। जेम डाइहैलाइड में क्या है, जेम डाइहैलाइड में देखो इसमें एक ही कार्बन पे 2 X होते हैं ना, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ इसको यहाँ से हटा दो, फिर इसको यहाँ से हटा दो, बिल्कुल उसी तरीके से। इसमें क्या किया था हमने, इसमें इसको हटाया था और इसको हटा दिया था। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड में जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे था XX, और इसमें एक ही कार्बन पे यहाँ पे आपका हेलोजेंस लगा हुआ है। समझ में आ गया। इसमें भी सिमिलर 2 बार एलिमिनेशन कर लो तो इस तरीके से आपका अल्काइन यहाँ पे बन रहा होगा, काफी सिंपल है। नेक्स्ट है डी हेलोजिनेशन। जैसे यहाँ पे देखो इस दोनों ही कार्बन पे यहाँ पे आपके हेलोजन लगे हुए, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ जिंक डस्ट ले लो,
सो इसको इसको एक बार हटा के एल्कीन बनाएगा, फिर इसको इसको यहाँ हटा के दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देगा तो अल्काइन यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आ गया? फ्रॉम ट्राई हेलाइड्स देखें कुछ इस तरीके से आपका ट्राई हेलाइड्स होता है। सो इसका 2 मोल लेना पड़ेगा और सिंपल सा आर और सी जो भी है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देके सी और आर इसी का उल्टा दो। ठीक है, सब ऊर्ज में करते थे तो बिल्कुल यहाँ पे सी और दूसरा करके उल्टा दो, यानी कुछ इस तरीके से आर लो सी x3 फिर x3 सी आर और इसको कंप्लीट यहाँ से हटा दो तो ये बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे देखो 6 AG लिया था तो 6 AgX निकल जाएगा, है ना। आप कुछ ऐसे भी करके इसको बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग इसका एसिडिक नेचर देखते हैं। सो ये अल्काइन है, यहाँ पे इसमें Na डालेंगे तो सिंपल से यहाँ पे H हट के Na बन जाएगा, ठीक है। और एक H हटा है तो यहाँ पे देखो H2 डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पे एक H आ गया। NaH डालेंगे तो सिंपल से यहाँ पे Na हट जाएगा और इससे एक H और यहाँ वाला H H2 बन जाएगा। NaNH2 डालेंगे तो इसमें यहाँ पे Na बन जाएगा और इससे एक H हटेगा, ये इस NH2 में चला के NH3 बन जाएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये R माइनस में होता है, ठीक है। अब माइनस में होता है ये तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये जो है ये माइनस में आएगा, H प्लस प्लस में आएगा तो ये माइनस के पास ये H प्लस चला जाएगा, ठीक है। तो R के पास ये H प्लस चला जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, R के पास ये H प्लस चला जाएगा और ये MgX जो है ये इसके पास चला जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे NaOH डालते हैं तो यहाँ पे Na लग जाता, फिर इससे एक H निकल के OH में जाके H2O बना लेता। तो क्या ये हो सकता है? ये नहीं होगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो ऑलवेज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड जाता है। रिएक्शन कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जाता है। ये जो है ना, ये है आपका वीक एसिड, ठीक है। और वाटर इसके कंपैरिजन में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसके कंपैरिजन में वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग की तरफ कभी भी वो नहीं जाएगा, ठीक है। सिमिलरली NaHCO3 यदि डालेंगे तो यहाँ पे तो Na बनेगा, पर इसके साथ एक इसका H आ जाएगा तो H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। सो कार्बोनिक एसिड इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। सो देयरफॉर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ रिएक्शन नहीं जाएगा, तो ये दोनों चीज यहाँ पे नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रख लेना, किस पे नहीं होगा और किस पे हो जाएगा। ये था एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में वही है, यदि H2 निकल डालेंगे तो जितना यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे HH लगा देगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी तोड़ के पूरा H2 लगा देगा, सिंपल से यहाँ पे अल्केन बना देगा। अब इसमें देखा जाए वही H2PDBSO4 या H2PDC ले ले तो ये सिस बनाता है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करेगा ये, है ना, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देगा। ये अल्काइन को तोड़ के बस यहाँ पे ये सिस बना देगा। समझ में आ गया? इसको यहाँ से एक तोड़ेगा और इसको सिस बना देगा। Na सोडियम लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो फिर ये इसको यहाँ पे ट्रांस बना देगा। समझ में आ गया? ये आप लोग को पता ही होगा पहले से। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन को देखो यहाँ पे, इसमें हम लोग एडिशन ऑफ HBr करते हैं, ठीक है। हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो यहाँ पे जैसे 2 HBr हमने डाला तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें मार्कोनी विथ रीअरेंजमेंट कराना है, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, तो पहले एक को तोड़ेंगे तो इधर प्लस करेंगे इधर माइनस करेंगे तो Br फिर इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, फिर से इसको तोड़ेंगे, एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे तो दूसरा Br भी यहीं पे जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन पे यहाँ पे 2 Br लग जाएंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से होता है। दूसरे में क्या है, दूसरा हमारे पास है हेलोजिनेशन। इसमें हम लोग एडिशन ऑफ X2 करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने Br2CCl4 ले लिया तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी यहाँ पे मार्कोनिकोव लगेगा, बस यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं लगता है। इसमें क्या करना है, इसमें से इसको तोड़ो, इधर प्लस करो इधर माइनस करो, तो यहाँ पे Br2 है तो एक Br प्लस आएगा और एक Br माइनस आएगा, तो इधर एक Br करो और इधर एक Br करो, ठीक है। इस तरीके से आएगा। फिर दूसरा है तो सिमिलरली दूसरा भी Br और इधर भी Br, इस बॉन्ड को तोड़ के कर दो, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे हम लोग 2Br2 ले सकते हैं CCl4 हीट के साथ, या 2Br2 ले सकते हैं CS2 हीट के साथ। समझ में आ गया? तो उससे ऐसा ही बन जाएगा। चलो नेक्स्ट है हाइड्रेशन, यानी कि वाटर का एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग इस अल्काइन पे H प्लस और H2O डालते हैं, ये मार्कोनिकोव विथ रीअरेंजमेंट देगा, यानी कि मार्कोनिकोव भी होगा रीअरेंजमेंट भी होगा। तो क्या होगा, इसको तोड़ के, ठीक है, इसको एक टूटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे H बन जाएगा। फिर एक टूटेगा तो फिर यहाँ पे एक OH और यहाँ पे H3 बन जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है तो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक H2O यहाँ से निकल जाएगा और एक H2O निकलेगा तो ये जो बचा हुआ O है इस पे डबल बॉन्ड आके इस तरीके से ये कीटोन बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें मार्कोनिकोव होता है बट रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, ठीक है। यहाँ से तोड़ो इधर OH लगाओ, फिर एक तोड़ो इधर OH लगाओ, ठीक है, इसी पे। सो इसमें भी यहाँ पे आ गया और इसमें भी ये हट के यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा। दिक्कत क्या था, बस इसमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगर देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे हमें पहले कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा,
ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, फिर उसका पहले हम लोग को रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा स्टेबल पोजीशन पे। ठीक है, यदि हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है या मिथाइल शिफ्ट हो रहा है तो वो फिर करवाना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेकिन इसमें हमें वैसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस चीज को याद रखना। ना तीसरा है हमारे पास HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें एंटी मार्कोनिकोव होता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव है तो ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट जैसा तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। अब देखो एंटी मार्कोनिकोव क्या है, इसमें जो OH है यहाँ पे प्लस बनेगा तो OH यहाँ पे आएगा और OH यहाँ पे आएगा। ठीक है, दो बॉन्ड टूटेगा तो OH इधर आ जाएगा। सो इस कार्बन पे 2 OH आएगा और एक H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, तो ये अल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये कीटोन बना था, ये कीटोन बना था, बट ये आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है खुशरोव रिएक्शन। ये सिमिलर होता है OMDM के, है ना, OMDM जैसा ही होता है, यानी कि इसमें मार्कोनिकोव होगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसमें क्या काम करते हैं, इसमें हम लोग HgSO4 डालते हैं। क्या चीज? HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, या फिर हम लोग इसमें Hg2+ डाल सकते हैं। एक्चुअली ये जो है ये भी Hg2+ ही देगा, और ये डाइल्यूट H2SO4 ये H+ देता है। ठीक है, सो Hg2+ या H+ भी हो तो सेम ही चीज है। और टेम्परेचर कितना, 333 केल्विन। ठीक है, इस टेम्परेचर पे आप लोग इसको डायरेक्ट इसके जैसा भी कर सकते हो, यानी कि इसको तोड़ो, यहाँ पे OH लगाओ, फिर तोड़ो OH लगाओ, और फिर यहाँ से एक वाटर को निकाल दो तो RC डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। देखो उसी तरीके से। या फिर और क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे एक तोड़ो, यहाँ पे OH लगाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से OH बना लो, और अब इसका टोटोमेरिज्म करा दो, यानी कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस पे चला जाएगा, और ये H है ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो O के पास डबल बॉन्ड आ गया, और इस CH2 के पास एक एक्स्ट्रा H आ गया। समझे? बनना वही है, तो चाहे आप टोटोमेरिज्म करा लो, वैसे करा लो, जैसा कि मैंने बताया OMDM जैसा एक ही चीज है। बाकी जो सही चीज है वो यहाँ पे ये टोटोमेरिज्म वाला ही है। ठीक है, इसी से आप लोग करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट है टेस्ट फॉर अल्काइन। अल्काइन का भी हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, तो टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन। जो टर्मिनल अल्काइन है वो टेस्ट दे सकता है, बट नॉन टर्मिनल अल्काइन टेस्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल अल्काइन के पास टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट वहीं पे नॉन टर्मिनल अल्काइन के पास कोई भी टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और इसी टर्मिनल हाइड्रोजन के ही वजह से टर्मिनल अल्काइन टेस्ट को दे सकता है। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है टर्मिनल हाइड्रोजन टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट के लिए। सो देखो सबसे पहला देख रहे हैं हम लोग टॉलेंस टेस्ट। इसके लिए रिएजेंट होता है HgNO3 प्लस NH4OH। ठीक है, इसके प्रेजेंस में यहाँ से Hg इस H को रिप्लेस कर देगा। देखो इस तरीके से बन जाएगा, और ये होता है हमारे पास व्हाइट PPT, है ना। इसको हम लोग सिल्वर अल्काइड आयन बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर अल्काइड आयन, ये व्हाइट PPT होता है हमारा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और क्या है, और आपका Cu2Cl2। ठीक है, Cu2Cl2 विथ NH4OH, है ना, इसको हम लोग अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, ये था हमारे पास टॉलेंस टेस्ट। और ये क्या है, ये आपके पास है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। इसमें Cu2Cl2 NH4OH लेते हैं, और यहाँ पे जो Cu है ये इस H को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो देख रहे हो ना, जो ये H है इसी का रिप्लेसमेंट हो रहा है दोनों जगह, इसलिए टेस्ट दे सकता है। ठीक है, ये टर्मिनल अल्काइन वाला, और ये Cu यहाँ पे आके इसको ब्रिक रेड कलर का बना लेता है, तो इसी से हमें टेस्ट का पता चल जाता है। एक और चीज है, टर्मिनल अल्काइन ऑल्सो गिव टेस्ट विथ NaNH3। ठीक है, NaNH3 के साथ भी टर्मिनल अल्काइन टेस्ट दे देता है। यहाँ पे एक्चुअली NaNH2 होगा ये। ठीक है, ये NaNH2 होगा, इस चीज को करेक्ट कर लेना यहाँ पे। सो NaNH2 के साथ ये टेस्ट दे देता है ना। और वही चीज है जैसा कि मैंने बताया आपको, NaNH2 के साथ ये टेस्ट देके CNA बना के और NH3 रिलीज कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे तरीके से याद रख लेना। और बाकी ये जो है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये आपके साथ किसी के भी साथ टेस्ट नहीं देता है, तो इसी से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे इथाइन ले लिया है हमने, इथाइन। ठीक है, अभी हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का देख रहे हैं, तो इससे अभी हम वहीं पे बेंजीन ये सब चीज चलने वाला है। सो अब यहाँ पे पहले हम लोग अल्काइन से देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इथाइन ले लिया है। अब इसको हमने डाला रेड हॉट आयरन ट्यूब में। तो सिंपल सा बात है, 3 और 2 6, 2 कार्बन और 3, 6 कार्बन है यहाँ पे, तो 6 कार्बन का यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा विच इज बेंजीन। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे CH3CH है, तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें इसका 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन इसका और 2, यानी कि 4, और इसका 1 2 3, तो टोटल 7 कार्बन हुए। तो 6 कार्बन का यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा और 1 कार्बन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोल्यूइन बन जाएगा। समझ में आया? अब इसमें देखो 1 2 3 कार्बन है और 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, टोटल 9 कार्बन होंगे। तो 6 कार्बन का यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, और 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर लग जाएंगे, तो ये मेसिटाइलिन बन जाएगा इस तरीके से। समझ में आया? इस तरीके से आप लोग को देखना है। 6 कार्बन, मतलब जितने भी कार्बन यहाँ पे होंगे उससे 6 कार्बन हटा देना, उससे बेंजीन बन जाएगा रेड हॉट आयरन ट्यूब के प्रेजेंस में। ठीक है, कैटलिस्ट को याद रखना, रेड हॉट आयरन ट्यूब होता है, और फिर जो भी एक्स्ट्रा कार्बन बचेगा उससे उसका ब्रांचिंग हो जाएगा।
नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। इसके लिए हम लोग रिएजेंट क्या ले सकते हैं, जैसे Cr2O3, Al2O3, B2O5, MO2O3, ठीक है। और प्रेशर होगा 10 atm और टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस है, जिसको 773 केल्विन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 6 कार्बन का है, इसमें हमने Cr2O3 डाला तो इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा 6 कार्बन से। ये देखो ये 8 कार्बन का है, ठीक है, 8 कार्बन का है और इसमें हमने V2O5 डाला तो 6 कार्बन से यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा और 2 कार्बन इस पर सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे 2 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर भी लगा सकते हैं। तो ये देखो ये टोलुइन के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन और ये हो जाएगा इथाइल बेंजीन। समझ गए, इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट है बेंजीन फॉर्मेशन। डिफरेंट कंपाउंड से बेंजीन का फॉर्मेशन देख रहे हैं। सो जैसे ये देखो ये है फिनॉल, फिनॉल में जिंक डस्ट डालोगे तो इसको कंप्लीट यहाँ से हटा के बेंजीन बना देगा। ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में NaOH और CaO डालेंगे, यानी कि वही सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इस कंप्लीट को यहाँ से ये हटा देगा और सिंपल सा यहाँ पे बेंजीन बना देगा। और फिर ये है, ये क्या चीज है, ये है आपके पास BHC। BHC क्या होता है, ये आपके पास है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड याद रखना, इसका नाम ही है बस बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें कोई यहाँ पे O या मतलब अंदर में बेंजीन टाइप का बॉन्ड नहीं आता है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें हमने 3 Zn डस्ट डाला, ठीक है, जिंक डस्ट डाला, 3 मोल हीट किया तो इससे ये बेंजीन बना देगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, या वही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है। अब इसमें H3PO2 डालेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो इस कंप्लीट को यहाँ पे हटा के H लगा देगा, या CH3CH2OH डालेंगे यानी कि इथाइल OH, ठीक है, इथेनॉल ये डाल देंगे तो ये भी इसको हटा के H लगा देगा, ये वाला H लगा देगा। याद रखना यदि इसमें इसमें यहाँ पे H2O डालते हैं तो इसको हटा के ये OH लगा देता है यानी कि फिनॉल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें H2O मत लगाना, ठीक है, या तो इसमें वही इथेनॉल लगा देना या फिर वही H3PO2 लगा देना। ये करोगे तो फिर आपका बेंजीन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट ये देखो, इसमें SO3H है यहाँ पे, इसमें वार्म H2O या कह सकते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो इस SO3H को कंप्लीट हटा के ये बेंजीन बना देगा, ठीक है। इसको हम लोग डीसल्फोनेशन भी बोलते हैं, है ना, और यहाँ से एक SO3 लिबरेट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ये कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि यदि इसमें कुछ ऐड हो जाएगा तो इसके लिए इसका डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में हम लोग डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और डबल बॉन्ड यदि तोड़ेंगे तो फिर इसका एरोमेटिसिटी बिगड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये एडिशन रिएक्शन जो है ये शो नहीं करता है। समझ में आ गया। इफ दे डू, अगर ये करेगा तो फिर वो उसका एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। जैसे देखो यहाँ पे इस पे जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यही जो है ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक्शन ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा, है ना, इसको हम लोग, इसका जो इंटरमीडिएट बनता है उसको हम लोग व्हीलन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये कह सकते हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए या अरेनियम आयन बोल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसका इंटरमीडिएट बनता है। जैसे कि यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। सो ये जो है ये माइनस जो है ना ये इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इस पे प्लस है, ये जस्ट इंटरमीडिएट है, याद रखना, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है। उसके बाद कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये इस H को हटा देगा, ठीक है ना, ये इस H को हटा देगा। उसके बाद ये जो H है वो उस न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसको न्यूक्लियोफाइल लिख दो, न्यूक्लियोफाइल के साथ वो H जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर एक H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे एक माइनस बचेगा और ये प्लस माइनस यहाँ पे, ये जो माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा। समझ में आ गया। तो अंदर का फिर से एरोमेटिसिटी वो रिगेन कर देगा। समझ में आ गया, ये चीज था यहाँ पे। नाउ इसका यदि रेट देखा जाए तो रेट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट पे भी डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, इस सब्स्टिट्यूएंट पे भी और इस इलेक्ट्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। और जो रेट है, अब देखो क्या है, यहाँ पे प्लस का बात चल रहा है तो प्लस को प्लस पसंद है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगा रेट और विड्रॉइंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि रेट प्लस m प्लस h प्लस i के प्रोपोर्शनल होगा और माइनस m माइनस h और माइनस i के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सबस्ट्रेट, इस पर डिपेंड करता है। मेन चीज ये है, इसको याद रख लेना। जब जैसे देखो यहाँ पे कंपेयर रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, अब यहाँ पे ये है OCH3, O के पास डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ये प्लस m इफेक्ट शो कर रहा होगा, ठीक है, NO2 माइनस m शो करता है, CH3 प्लस h शो करेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और ये जो है Cl यहाँ पे माइनस i शो करता है, इसके पास डबल बॉन्ड है, ये प्लस m भी शो कर सकता है बट ये प्लस m शो नहीं करता, ये माइनस i शो करता है। और ये तो कुछ भी शो नहीं करेगा, ये जीरो होगा, ठीक है, इसको जीरो बोल देते हैं। सो अब जो रेट है ये डोनेटिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होता है। सो A का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद फिर C का होगा, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का तो कम होगा तो न्यूट्रल पहले आ जाएगा और ये तो बहुत ही डिक्रीज कर देगा, ये जो है ये पहले आ जाएगा, सो D देन सबसे लास्ट में B हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से
इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड रेड चलता है। समझ में आ गया? क्योंकि जो ये प्लस वाला इफेक्ट है ना, ये इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो इलेक्ट्रॉन दे के इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। सो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके लिए इसको अटैकेबल बना दिया, मतलब अच्छा बना दिया। ठीक है ना, समझ गए? चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देख रहे हैं हम लोग बेंजीन में कितना कितना रिएक्शन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन से। सो बेंजीन में यदि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालें इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट करें, सो ये जो है ये NO2 प्लस देता है, यानी कि इस बेंजीन पे यहाँ पे NO2 लगा देगा, नाइट्रेशन कर दिया। उसके बाद हेलोजिनेशन देखें तो यहाँ पे हम लोग क्लोरीनेशन देख रहे हैं। ठीक है, इस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन वगैरह भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लोरीन है और AlCl3 है। ठीक है, इसके या फिर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन और FeCl3 हीट भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा बेंजीन पे यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। अब यदि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाए, देखो यहाँ पे यदि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो यहाँ पे NO2 निकलेगा। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया या फिर ईलियम ले लिया, ठीक है, ये ऑब्वियसली ईलियम होता है ना, तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें SO3 निकलता है। ठीक है, इसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये SO3 निकलता है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या लेते हैं, H2SO4 और SO3। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे ले रहे होते हैं। तो यहाँ से SO3 निकलेगा। ठीक है, जो SO3 निकलेगा वही यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। अब किस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पे H कहाँ से आया, जो इसका एक बाजू में H लगा हुआ था ना यहाँ पे, इसी के बाजू में बस SO3 यहाँ पे जोड़ देना, ये होगी आपके पास सल्फोनेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का देखें, सबसे पहले हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, देखो जिसपे अगर एरोमेटिक कंपाउंड पे, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड पे यदि माइनस ग्रुप लग जाए, ठीक है, कोई भी माइनस वाला ग्रुप लग जाए, तो फिर वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो। यदि इस पे माइनस ग्रुप है, जैसे ये वाला NO2, ठीक है, NO2 फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कुछ भी नहीं देने वाला है। इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में देखो क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं CH3Cl दे दिए हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो इसको तोड़ो, यहाँ पे माइनस लगाओ, इस पे प्लस लगाओ। ठीक है, इस पे प्लस लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको हटाओगे तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो इस CH3 वाला इस पे जाके इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे C3H7Cl ले लिया, तो C3 है, तो यहाँ पे यानी कि 1 2 3 कार्बन होगा और इस पे Cl होगा, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे ये प्लस ज्यादा स्टेबल है, या फिर ये रीअरेंज होकर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ये चला जाएगा, रीअरेंज होकर इस तरीके से बन जाएगा, और ये वाला इस पे जाके यहाँ पे जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझे? तो इस वाले केस को अच्छे तरीके से याद रखना, ये होता है क्यूमीन। समझ गया? तो यहाँ पे जहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो वहाँ रीअरेंजमेंट कराना है इस वाले में। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। असाइलेशन का बात किया जाए, इसमें हम लोग जैसे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O Cl लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें Cl को तोड़ना है, तो मतलब ये वाले बॉन्ड को, कार्बन से वाले बॉन्ड को तोड़ना है, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो प्लस वाला यहाँ पे अटैक करता है, इस पे जाके प्लस वाला अटैक करके कुछ इस तरीके से बना देगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, मतलब ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है CH3CO2, ये एक्चुअली क्या है, ये है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सो देखो CH3CO CH3CO, O पे 2 CH3CO है, वही चीज है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसको तोड़ोगे, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। ठीक है, सो ये एक प्लस जो है ना, ये वाला, ये एक प्लस जाके इस पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसको यहाँ पे CH3 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो समझ में गए, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, अब कुछ सम अदर रिएक्शंस है, इन रिएक्शन को भी समझ लो, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो जैसे देखो बेंजीन में H2 निकल और हीट करेंगे तो इसका सभी बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो दो बनेगा यहाँ पे, कुछ टूट जाएगा और कुछ वैसा ही रिटेन रहेगा, तो 1/3 कंप्लीट साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और 2/3 आपका बेंजीन बचा रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे अगर 2 मोल ऑफ H2 निकल ले लें, जब वो 1 मोल लिए तो जो कंप्लीट टूटा हुआ है वो भी 1/3 बनेगा। 2 मोल लेंगे तो कंप्लीट टूटा हुआ यानी कि साइक्लोहेक्सेन, ये आपका 2/3 बनेगा। समझ में आ गया? तो ये 2/3 बनेगा तो बेंजीन आपका 1/3 बच जाएगा। अब 3 मोल लेंगे तो कंप्लीट 3/3, ये 1 ही बच जाएगा, तो ये पूरा का पूरा होगा, ये 0 रह जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो V2O5 अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसका 2 टेम्परेचर हो सकता है, एक 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक 500 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन को V2O5 फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। वहीं पे 500 डिग्री सेल्सियस यानी कि और 250 बढ़ा दिया तो फिर ये इसको मेलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से होता है आपके पास मेलिक एनहाइड्राइड, इसको भी याद रख लेना। अब इस पे यदि बेंजीन पे Cl2 डाल दिए, H न्यू यानी कि लाइट डाल रहे हैं एक्सिस में, ठीक है, एक्सिस कर दिए तो फिर ये सारा बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा और हर जगह पे यहाँ पे ClCl बन जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे गैमेक्सीन बोलते हैं। ठीक है, गैमेक्सीन बोल दीजिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल दीजिए, या इसको C6H6Cl6 भी बोल सकते हैं।
ठीक है, ये चीज होता ही है, इसको याद रखना। लेकिन देखो यहाँ पे हमने Cl2HNu एक्सिस में दिया था, अगर हम लोग यहाँ पे इस HNu की जगह FeCl3 कर दें, ठीक है, Cl2 FeCl3 एक्सिस में ले रहे हैं या फिर Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 डार्क कोल्ड में ले रहे हैं, याद रखना दो चीजें हैं। या हम लोग यहाँ पे Cl2 FeCl3 एक्सिस में ले सकते हैं या फिर 6Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में डार्क और कोल्ड कंडीशन में ले सकते हैं। तो उस केस में इस बेंजीन को कुछ नहीं होगा, बेंजीन वैसा का वैसा रहेगा और जो क्लोरीन है वो हर जगह यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6Cl6, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड का टूटना नहीं हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ये दोनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका देखो ये तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही है। तो इसमें इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, यहाँ पे OO, फिर यहाँ पे OO और OO कर देना, ये आपका बन जाएगा 3 मोल। समझ में आ गया? इस तरीके से कुछ रिएक्शन था इसका। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्केन का देख रहे हैं। सो अल्केन जो है ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये कोवेलेंट नेचर होता है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ CC एंड CH बॉन्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका CC और CH बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर होता है। एंड ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बहुत ही लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। दे पोज वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है ड्यू टू वीक फोर्सेस, इसी वीक फोर्स के कारण फर्स्ट 4 मेंबर यानी कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक ये गैसेस होता है, फिर कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक ये लिक्विड होता है, ठीक है। एंड कार्बन 18 या उससे ज्यादा सॉलिड्स होते हैं एट 298 केल्विन। समझ में आ गया? दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट यू थिंक अबाउट सोलिबिलिटी ऑफ अल्केन इन वाटर बेस्ड ऑन देयर नॉन पोलर नेचर। अब देखो अल्केन यदि नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो क्या कभी नॉन पोलर पोलर में सोल्यूबल होता है? नहीं होता है। पोलर देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, polar substance are soluble in polar solvent and non-polar substance are soluble in non-polar solvent। हमारे पास जो ये अल्केन है ये नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये नॉन पोलर में सॉल्वेंट होगा, ठीक है, नॉन पोलर में ये सॉल्युबल होगा। समझ में आ गया? तो इसी वजह से यहाँ पे वाटर में अल्केन्स सॉल्युबल नहीं होता है, तो आंसर हमारा होगा नॉन सॉल्युबल। समझ गया? पेट्रोल का बात किया जाए तो पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, फ्यूल के जैसा इस्तेमाल होता है। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, पेट्रोल और उसका लोअर फ्रैक्शन पेट्रोलियम है ना, यूज होता है ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड टू रिमूव ग्रीस स्टेन, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है ग्रीस स्टेन को रिमूव करने के लिए। अब देखो एक चीज है, नेचर ऑफ ग्रीस, ग्रीसी सब्सटेंस यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो जो ग्रीसी सब्सटेंस का नेचर है ना, ग्रीस जो होता है वो मिक्सचर ऑफ, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीस जो है ये मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स होता है, याद रखना मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स, और ये ग्रीस नॉन पोलर होगा, इस चीज को याद रखना, ग्रीस नॉन पोलर होगा, हेंस हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर है तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, अगर पोलर होता तो फिर पोलर में सॉल्वेंट हो जाता। हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी इसको पसंद नहीं है, ऑब्वियसली पानी एक पोलर सॉल्वेंट है और ये ग्रीस जो है ये नॉन पोलर है, तो हाइड्रोफोबिक ही होगा ना भाई, फोबिक होगा। फोबिक यानी कि नफरत करना, फिलिक यानी कि प्यार करना। समझ गया? इन जनरल ऑब्जर्व दैट, अच्छा देखो यहाँ पे वही चीज है, अब पोलर सब्सटेंस सोल्यूबल इन पोलर वेयर एज नॉन पोलर सब्सटेंस सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ गए? यानी कि वही लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कहानी है। अब जैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट का बात किया जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन, तो ये देयर इज स्टेडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट का, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, इस चीज को याद रखना। और ब्रांचिंग हम लोग कब देखते हैं? सेम मासेस में, यदि मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मास, ठीक है, ये आपका वही मास ही है ना, मास यदि सेम हो जाए तब उसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग में चले जाना, ठीक है। ब्रांचिंग हम लोग सेम मासेस, ये कह सकते हैं कि आइसोमर्स के लिए देखते हैं, आइसोमर्स का मास सेम होता है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर ब्रांचिंग देखते हैं। वही चीज है यहाँ पे, स्टेडी इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। क्यों होता है? इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, असेशन रीजन है, पूछा जा सकता है। दिस इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज और सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। देखो रीजन क्या है इसका, जो इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्सेस है, हमने देखा था ना यहाँ पे, इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होता है। सो इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्सेस है वो इंक्रीज होता है आपका, यदि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करोगे, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा ये, ठीक है, या सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो भी इंक्रीज होगा ये, और ये इंक्रीज होगा तो फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? यही है आपका इसका रीजन। अब देखो यू कैन मेक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आइसोमेरिक पेंटेन्स, आइसोमेरिक पेंटेन में क्या है, जैसे पेंटेन हो गया, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया ये वाला, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, उसके बाद 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया ये वाला, ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। इसमें क्या है, इसमें ये सब आइसोमर्स हैं, तो अब जिसमें जितना ज्यादा ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है, देन उसके बाद इसमें, देन सबसे कम इसमें, तो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, देन सबसे लास्ट में इसका हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे दिया हुआ भी है,
पेंटेन हैविंग कंटिन्यूअस चेन हैविंग 5 कार्बन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा जो कि इतना दिया हुआ भी है। वेयर एज 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, ठीक है, इसका सबसे कम होगा, लोएस्ट होगा, ठीक है, बॉइल्स एट 282.5 केल्विन विथ, ठीक है, मतलब वही कहानी है कि मतलब ब्रांचिंग यदि बढ़ाओगे, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका घट जाएगा, ठीक है। विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस चेन द मोलिकुलर अटेन शेप ऑफ स्पेयर। अब ऐसा क्यों होता है कि ब्रांचिंग बढ़ाते हो ना, तो जो मॉलिक्यूल है वो एक शेप ऑफ स्पेयर जैसा बनने लगता है, ठीक है, स्फेयर जैसा। दिस रिजल्ट स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, इसके कारण से जो उसका सरफेस एरिया होता है वो घट जाता है, और सरफेस एरिया घट जाएगा सो देयरफॉर उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस था वो भी घट जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स घट जाएगा तो इसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, ठीक है। तो ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो जो स्फेयर जैसा बनने लग जाएगा, तो जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो घट जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया घट जाएगा, इसी कारण से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी घट जाएगा, इसी कारण से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घट जाएगा। समझ में आ गया? तो ये थे इसके कुछ रीजन, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। चलो नेक्स्ट अल्कीन्स। अल्कीन्स भी रिसेंबल करता है अल्केन्स जैसा ही प्रॉपर्टी होता है ज्यादातर, एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन पोलर नेचर, ठीक है, आइसोमेरिज्म और पोलर नेचर में कुछ एक्सेप्शन आता है। इसमें फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेस होता है, पहला 3 मेंबर गैसेस है ना, एंड नेक्स्ट 14 मेंबर जो है वो लिक्विड होता है, और जो उसके बड़े वाले होते हैं हायर मेंबर वो सॉलिड होते हैं ऑब्वियसली। जो इथीन है वो कलरलेस गैस होता है विथ फेंट स्वीट स्मेल। याद रखना इथीन का ही यहाँ पे स्मेल देखने को मिलता है, बाकी सारे जो है वो ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कोई स्मेल नहीं होगा, ठीक है। ऑल अदर अल्कीन आर कलरलेस, देखो इथीन भी कलरलेस ही है बट इसमें स्मेल होता है, ठीक है। बाकी जितने भी अल्कीन्स है वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, उसमें कोई स्मेल वगैरह कलर वगैरह नहीं होता है, और ये भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। याद रखना जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सभी आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं और वाटर आपका पोलर होता है, ठीक है, बट फेयरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑब्वियसली नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो सोल्यूबल होगा ही, लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, इन सब में। दे शो रेगुलर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज, वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है, मतलब मोलिकुलर वेट बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, ठीक है, इंक्रीज इन साइज। इट मींस एवरी CH2 ग्रुप एडेड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बाय इतना। इसमें क्या है, इसमें जितना भी CH2 ग्रुप एडेड करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा बाय 20 to 30 केल्विन के आसपास, ठीक है। लाइक अल्केन्स स्ट्रेट चेन अल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन, ठीक है, यानी कि जिसमें ब्रांचिंग कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, देन आइसोमेरिक ब्रांच्ड। समझ में आ गया, ये कहानी है। चलो नेक्स्ट है अल्काइन। तो इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होता है अल्कीन और अल्केन से, ठीक है। इसमें फर्स्ट 3 मेंबर जो है वो गैसेस होंगे और नेक्स्ट 8 लिक्विड होंगे और उससे ज्यादा सॉलिड्स होंगे, ठीक है। ऑल अल्काइंस आर कलरलेस, जितने भी अल्काइन है सारे कलरलेस होते हैं। इथाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इथाइन का है ना, इथाइन का हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी अदर मेंबर है वो सारे के सारे ऑर्डरलेस होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता उनका। अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, अल्काइंस वीकली पोलर होते हैं नेचर में, ठीक है, वीकली पोलर इन नेचर। ऐसे तो नॉन पोलर होना चाहिए बट ये वीकली पोलर यहाँ पे देखने को मिलता है अल्काइन। दे आर लाइटर देन वाटर, वाटर से ये लाइटर होते हैं, एंड इमिसेबल विद वाटर, वाटर में ये मिक्स नहीं होते हैं, इमिसेबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा ही, लाइक ईथर, कार्बन, टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, इन सब में ये सॉल्युबल हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये सब। देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद मोलर मास, ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मोलर मास से इंक्रीज होता है, और डेंसिटी होता है ऑब्वियसली मास बाय वॉल्यूम, तो मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का देखा जाए तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, यूजुअली कलरलेस लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं, ठीक है, यूजुअली कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स हो सकते हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनमें कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होता है, याद रखना इसका जो है इसमें वो ऑर्डरलेस नहीं होता, इनका कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होता है, ठीक है, इसमें ऑर्डर प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे नेपथलीन बॉल्स आपने देखा होगा, है ना, अपने कपड़ों के बीच में रख देते हैं वहाँ पे हम लोग, प्रिजर्वेशन ऑफ क्लॉथ्स में, ठीक है। सो नेपथलीन बॉल्स इसको हम लोग टॉयलेट में भी यूज करते हैं, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ क्लॉथ में भी यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ यूनिक स्मेल, इसके यूनिक स्मेल के कारण, ठीक है, एंड यूनिक स्मेल ऑफ कंपाउंड एंड मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका जो एक प्रॉपर्टी भी होता है जिसमें ये मॉथ को रिपेल करता है, यानी कि भगा देता है, ठीक है, वही है, मतलब कीटनाशक कीटाणु को कर भगाएगा यहाँ से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसेबल वाटर, ऑब्वियसली ये भी इमिसेबल है वाटर के साथ, बट रेडली मिसेबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सीधी सी बात है। दे बर्न्ट विद शॉर्टी फ्लेम, ठीक है, ये जलते हैं शॉर्टी फ्लेम के साथ, इस चीज को याद रखना, ठीक है। सो ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो यस गाइस, दिस चैप्टर एंड हियर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा। यहाँ तक आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट में भी लिख देना कि यस हमने लास्ट तक वीडियो देखा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।